हेलो स्टूडेंट्स, आईआईटी जेईई मैथ्स एकेडमी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आपसे डिस्कस कर रहा हूँ एनटी अभ्यास ऐप में जो जेईई मेन की मूक टेस्ट पेपर्स दे रखे हैं उसका टेस्ट नंबर 34 यहाँ पर डिस्कस करेंगे। टेस्ट नंबर 34 का मैथ्स वाला पार्ट ही हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। और स्टूडेंट, इस टेस्ट नंबर 34 का जो पीडीएफ फाइल है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से जाके इस फाइल को डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो पेपर को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करते हैं। द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रेशन पाई टू 2 पाई, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 sin x dx इज इक्वल टू, मींस इसका इंटीग्रेशन क्या आने वाला है ना। ठीक है, 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, करेक्ट ऑप्शन हमें फाइंड आउट करना है। तो डियर स्टूडेंट, आप जब इसको सॉल्व करोगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 sin x को आपको इंटीग्रेट करना है पाई से लेके 2 पाई में। तो अब कैसे सॉल्व करते हैं इस तरह की प्रॉब्लम्स को? तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम क्या कराएंगे, इस वाले फंक्शन का हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। मतलब हमें क्या करना रहेगा, y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 sin x। आप इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 sin x का जब आप ग्राफ ड्रॉ करोगे, इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल करना क्या रहता है, पहले आप 2 sin x का ग्राफ ड्रॉ कराओगे। ठीक है, तो हम कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लेते हैं। मान लेते हैं एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस कुछ ऐसे आ गया। ठीक है, 2 sin x का ग्राफ आप जब बनाओगे तो मैक्सिमम 2 तक जाएगा और मिनिमम कहाँ तक जाएगा, -2 तक जाएगा। ठीक है, तो ये तो आ गया, मैक्सिमम वैल्यू 2 रहेगा और ये मिनिमम वैल्यू -2 आ गया। ठीक स्टूडेंट, अब हमें कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना था, पाई से लेके 2 पाई तक। तो हम एक काम ही करते हैं, पाई से लेके 2 पाई तक की ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 sin x का ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। इससे क्या है, y इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ sin x। ठीक है, अब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 sin x का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपको क्या करना होता है, पहले y एक्सिस पर आप इंटीजर मार्क करो। तो एक इंटीजर तो कितना आ रहा है, -1 आ रहा है। ठीक है, और 0 यहाँ पर है। तो आपको मालूम है कि जब 2 sin x का वैल्यू 0 से छोटा होगा, अप टू -1 तक होगा, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 sin x कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। मीन्स इस बीच जब 2 sin x का वैल्यू 0 से लेकर के अप टू -1 तक के बीच में आ रहा है, इन दैट केस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 sin x का वैल्यू कितना आ रहा है, -1 आ रहा है। तो मीन्स यहाँ पर ये जो ग्राफ आएगा ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, y इज इक्वल टू -1 की लाइन में ये कन्वर्ट हो गया, और ये वाला पोर्शन भी किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, y इज इक्वल टू -1 की लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। कितना आ गया नाउ। उसके बाद जब 2 sin x का वैल्यू जो रहेगा, अब ये -1 से छोटा होगा और अप टू मान लो -2 तक जब जाएगा, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 sin x, मतलब जब -1 से लेकर के अप टू -2 तक गए, इस बीच ये ग्राफ आया, और ये पूरा की पूरा ग्राफ किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, y इज इक्वल टू -2 की लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये ग्राफ यहाँ पर आ गया, y इज इक्वल टू -2 का हमने लाइन ड्रॉ कर दिया। तो ये जो पोर्शन लिखा हुआ है तो क्या है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 sin x का ग्राफ आ गया इन द इंटरवल पाई टू 2 पाई में आ गया। ठीक है, हमें क्या करना क्या था, हमें डेफिनेट इंटीग्रल का वैल्यू फाइंड आउट करना है। और आपको एक बात ये मालूम होता है कि जो डेफिनेट इंटीग्रल होता है एक्चुअली क्या होगा, एरिया होगा, और एरिया कैसा रहेगा, विथ साइन। ठीक है स्टूडेंट, अब देखते हैं कौन कौन सा एरिया यहाँ पर बाउंडेड हो रहा है। इस कर्व से बाउंडेड जो एरिया आया वो कौन सा एरिया है, तो ये वाला एरिया आ गया। ठीक है, यहाँ पर इस कर्व से जो बाउंडेड एरिया आया वो ये एरिया आ जाएगा, y इज इक्वल टू -1 की लाइन से। दूसरा, इस कर्व से जो बाउंडेड एरिया है वो कौन सा एरिया रहेगा, तो ये कंप्लीट एरिया ये हो जाएगा। ठीक स्टूडेंट, तो हमें क्या करना है, इस एरिया को फाइंड आउट करना है। एरिया कैसा आना चाहिए, विथ साइन होना चाहिए। ठीक, अब ये वाला पॉइंट तो पाई है। अब मुझे पहले इस वाले पॉइंट के बारे में पता करना है और एक इस वाले पॉइंट के बारे में पता करना है। तो ठीक है, तो हम ये पॉइंट आसानी से पता कर सकते हैं। हमें मालूम है कि ये y इज इक्वल टू -1 की लाइन है और ये y इज इक्वल टू 2 sin x का ग्राफ है। ये क्या है, इन दोनों कर्व का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लिखा हुआ है। y इज इक्वल टू -1 ये हो गया कर्व, और दूसरा कर्व कौन सा, y इज इक्वल टू 2 sin x। ठीक है, ये आ गया। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जब आप निकालोगे क्या कराओगे, y के वैल्यू को निकाल के हम यहाँ पुट कर देंगे। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, sin x का वैल्यू आ जाएगा -½ आ जाएगा। ठीक है, y का वैल्यू -1 यहाँ पुट कर दिया, sin x का वैल्यू -½ आ गया। तो अब sin x का वैल्यू -½ आ रहा है, तो sin x नेगेटिव कहाँ आता है, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। ठीक है, तो बेसिक जो वैल्यू आई हाफ, पॉजिटिव वैल्यू हाफ कहाँ पर आता है, आपको मालूम है 30 डिग्री पर आता है, मतलब π/6 पर आता है। एक एंगल तो हमारे पास क्या आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग पाई प्लस π/6 हो जाएगा, और दूसरा एंगल कितना आ जाएगा अपना, 2 पाई माइनस ऑफ π/6 हो जाएगा। मतलब ये वाला वैल्यू तो अपना कितना आ गया, पाई प्लस π/6 हो गया, और ये वाला पॉइंट हो जाएगा अपना 2 पाई माइनस π/6 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमें जानकारी मालूम चल गई। अब मुझे करना क्या था, एरिया फाइंड आउट करना है।
सो नॉट एरिया, मतलब इस इंटीग्रेशन का वैल्यू फाइंड आउट करना, पाई से लेकर के 2 पाई तक ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 sin x dx। ठीक है, ये निकालना है। तो इसका मतलब क्या रहेगा, एरिया विथ साइन रहना है। तो ठीक है, एक रेक्टेंगल यहाँ बन रहा है, इस रेक्टेंगल की हाइट के बारे में बात करें तो हाइट तो 1 है और बेस लेंथ कितना आ जाएगा, पाई प्लस पाई अपॉन 6 से इसको सेपरेट कर दोगे तो बेस लेंथ आ जाएगा पाई बाई 6। ठीक है, तो एरिया कितना आ जाएगा, हाइट तो आ गया 1, बेस लेंथ कितना है, पाई बाई 6 है। और ये एरिया कैसे लिखना है, विथ साइन लिखना है, क्योंकि हम अभी डेफिनेट इंटीग्रल का वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक, यहाँ तक आ गए अपने। इस वाले पार्ट का जब आप एरिया लिखोगे तो हाइट तो कितना आ रहा है, 2 हाइट आ गया। ठीक है, बेस लेंथ अगर हम निकालें तो बेस लेंथ कितना आ जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों का जब आप डिफरेंस निकालोगे तो 2 पाई माइनस पाई बाई 6 माइनस पाई किया, 2 पाई में से पाई गया तो पाई तो यहाँ से बचा, और माइनस पाई बाई 6 माइनस पाई बाई 6 हो जाएगा, तो ये कितना बन जाएगा, माइनस ऑफ पाई बाई 3 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो इतने वाले पार्ट का एरिया आ गया। ठीक है, ये एरिया आ गया, हमें एरिया निकालना है विथ साइन, तो यहाँ पर आगे माइनस साइन लगा दोगे। ठीक, फिर आगे आप जाओगे तो इस वाले रेक्टेंगल का एरिया आप निकालोगे। इस रेक्टेंगल का एरिया जब लिखोगे तो हाइट तो अगेन कितना आ रहा है, 1 हाइट आ रहा है। ठीक है, बेस लेंथ कितना आ जाएगा, 2 पाई में से आपको इसको सेपरेट कर दोगे तो बेस लेंथ आ जाएगा पाई बाई 6 आ जाएगा। ठीक है, तो एरिया आपको लिखना है विथ साइन, तो ये आ गया विथ साइन। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, डेफिनेट इंटीग्रल का वैल्यू आ गया। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ तो लिखा हुआ है माइनस पाई बाई 6। ठीक है, ये हो जाएगा 3 पाई माइनस पाई, तो 2 पाई अपॉन 3 आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस 4 पाई अपॉन 3 यहाँ पर आ गया, और ये कितना आ जाएगा, माइनस पाई अपॉन 6 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, तो बेस सेम हो जाएगा 6, यहाँ बन जाएगा माइनस 8 पाई माइनस पाई और माइनस पाई, तो हो जाएगा माइनस 10 पाई अपॉन में कितना आ जाएगा 6। इसको जब आप सिंप्लीफाई कराओगे तो ये बन जाएगा माइनस 5 पाई अपॉन 3 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। क्लियर स्टूडेंट, आई होप आपको अब ये प्रॉब्लम क्लियर हो गया है। ठीक है, किसी को अगर दिक्कत भी है तो एक बार सॉल्यूशन को फिर से देखो और एक बार अपने आप से अटेम्प्ट करो। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है, इफ log ऑफ sin x बेस cos x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 दे रखा है, एंड जो x है वो कहां से कहां लाई कर रहा है, 0 से लेके 3 पाई में लाई कर रहा है। देन द वैल्यू ऑफ sin x लाइज इन द इंटरवल, तो sin x का वैल्यू किस इंटरवल में लाई करेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो सॉल्व करते हैं इस प्रॉब्लम को। गिवन क्या है, log ऑफ sin x बेस में कितना दे रखा है, cos x ग्रेटर देन इक्वल टू कितना है, -2 है। ठीक है स्टूडेंट, अब हमें करना क्या है, इस लॉगरिथमिक इनक्वालिटी को सॉल्व करना है। अच्छा, लॉगरिथमिक इनक्वालिटी को लेकर के पहले आप कुछ पॉइंट समझ लो। पहला पॉइंट तो आप ये समझोगे, log x बेस a इज इक्वल टू, अगर n लिखा हुआ है तो जब आप एंटी लॉग लोगे तो एंटी लॉग लेकर कितना आता है, x इज इक्वल टू आएगा a पावर n आ जाएगा। ठीक है, पहला पॉइंट तो हमने ये सीखा। अच्छा, इसमें आपको ध्यान क्या देना है, जैसे लॉग में ये बेस है तो जब आप एंटी लॉग लोगे तब भी क्या रहेगा, ये बेस ही रहेगा। ठीक है, कभी जैसे कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, इसको n पावर a लिख देते हैं। n पावर a नहीं लिखना है, मुझे क्या लिखना है, a पावर n लिखना है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट तो आपको ये ध्यान रखना है। सेकंड पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है, ठीक, कि जब आप एंटी लॉग लेते हो, ठीक है, इनक्वालिटी के केस की हम बात कर रहे हैं, तो इनक्वालिटी केस में अगर मान लो बेस अगर 1 से बड़ा होता है, ठीक है, तो इनक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा, इनक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता है। अगर मान लो बेस 1 से छोटा है तो इनक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, इस बात को आप ध्यान रखना। ना अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। अच्छा, पहले कुछ बेसिक बातें आप ये भी समझ लो कि लॉग को डिफाइन होना है तो क्या कंडीशन होना चाहिए कि लॉग के अंदर जो क्वांटिटी है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, एंड जो बेस है वो कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, एंड बेस कैन नॉट बी 1। तो cos x का वैल्यू कभी भी 1 नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास में क्या कंडीशन आ गई, जो cos x है इट मीन कि cos x 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा। ठीक है, sin x 0 से बड़ा होना चाहिए, cos x भी पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब दोनों ही पॉजिटिव होने चाहिए। दोनों पॉजिटिव कहाँ होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव होते हैं, x कैसा है 0 से लेके 3 पाई तक है ना। ठीक है, तो इट मीन कि क्या रहेगा, आप तो एक इंटरवल हो सकता है 0 से लेके पाई बाई 2, या फिर एक इंटरवल अपना ये आ सकता है जब 2 पाई से लेकर के आप कहाँ तक जाओगे, 2 पाई प्लस पाई अपॉन 2 तक जाओगे। मतलब x को कहाँ लाई करना है, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लाई करेगा। क्लियर, नाउ अब इस वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं। ठीक है, इस इनक्वालिटी को सॉल्व करते हैं। अब आपको करना क्या है, x के लिए सॉल्व करना है। तो ठीक है, यहाँ से लॉग हटाओगे, आप लॉग हटाओगे तो आप एंटी लॉग लोगे। एंटी लॉग लेंगे तो हमें पहले बेस पे ध्यान देना है, बेस कैसा है अपना 1 से छोटा है,
वन से छोटा है तो इनक्वालिटी का साइन बदल जाएगा। मतलब यहाँ तो कितना आ गया, साइन एक्स यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ बनेगा कॉस एक्स पावर, सॉरी यहाँ +2 लिखा हुआ है ना, कॉस एक्स पावर 2। ठीक, ऐसा कुछ आ गया। इनक्वालिटी का जो साइन है वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू है तो ये बन जाएगा अपना लेस देन इक्वल टू आ जाएगा। ठीक, आई होप आपको ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया। ठीक है, cos x पावर 2 लिखना है, ना कि हमें 2 पावर cos x लिखना है, क्योंकि बेस जो है हमेशा बेस में ही रहेगा। अब ये क्या लिखा हुआ है, एक इनक्वालिटी लिखा हुआ है। इस इनक्वालिटी को तो हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। साइन x है यहाँ पे लेस देन इक्वल टू cos स्क्वायर x। cos स्क्वायर x को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस ऑफ साइन स्क्वायर x, हमने ऐसे लिख दिया। अब आप क्या कराओगे, साइन स्क्वायर x आपने इस साइड ले गए, प्लस साइन x और -1 लेस देन इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, नाउ अब इस क्वाड्रेटिक इनक्वालिटी लिखा हुआ है, साइन एक्स में क्वाड्रेटिक इनक्वालिटी है, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करोगे, पहले आप इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाओ। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे तो क्या हम करते हैं, साइन एक्स का जो कोफिशिएंट है वो 1 है, 1 का हाफ करेंगे तो 1/2 होगा, और उसका स्क्वायरिंग मतलब 1/4 ऐड कर दिया हमने, 1/4 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो फाइनली फिर यहाँ से बन जाएगा साइन एक्स प्लस हाफ का होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ आ जाएगा -5/4 आ जाएगा। ठीक है, दैट इज लेस देन इक्वल टू 0 ना। इस वाले पॉइंट को जब आप सिंप्लीफाई कराओगे, साइन एक्स प्लस हाफ का होल स्क्वायर तो यहाँ रहेगा, इसको आप इस साइड ले जाओगे तो ये बन जाएगा 5/4 इक्वल टू ना, और फिर आगे से आप सिंप्लीफाई करोगे, स्क्वायर रूट लोगे तो स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ मॉड आ जाएगा, और ये बन जाएगा √5/2 बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पे देखो किस तरह का फॉर्मूलेट लिखा हुआ है, मॉड एक्स इज लेस देन इक्वल टू ए लिखा हुआ है। इसका जो सॉल्यूशन आता है वो कितना आता है, एक्स लाई बिटवीन -a टू +a आ जाएगा ना। तो जब इसको आगे आप सिंप्लीफाई कराओगे तो साइन एक्स कैसा रहेगा, साइन एक्स प्लस हाफ दैट इज √5/2 से तो छोटा आएगा, और ग्रेटर देन इक्वल टू कितना होगा, -√5/2 होगा। ठीक है ना, साइन एक्स के लिए जब आप सॉल्व कराओगे तो ये बन जाएगा √5, हाफ को उधर ले जाएंगे तो मैं एलसीएम में लेता हूँ, √5 - 1 यहाँ आ जाएगा। ठीक, और इस माइनस हाफ को इधर लेके जाओगे तो माइनस हाफ बनेगा, ये वाला पोर्शन बन जाएगा -√5 - 1 अपॉन में 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने पे ये कंडीशन आ गई। ठीक, इक्वल टू का साइन है तो हमने इक्वल टू का साइन भी यहाँ लगा दिया। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने पे ये आ गया, और इनिशियली हमने ये निकाल दिया था कि साइन एक्स कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। मीन्स इन दोनों का जब आप इंटरसेक्शन लोगे, इंटरसेक्शन लेने से कितना आ जाएगा, जो साइन एक्स होगा वो कैसा होना चाहिए, √5 - 1/2 से तो छोटा होना चाहिए। ठीक, और दैट इज ग्रेटर देन कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, और हमसे पूछा गया था साइन एक्स का इंटरवल पूछा हुआ था। तो ठीक, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट, ना अगला प्रॉब्लम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है, इफ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर डॉट डॉट 2003 का होल स्क्वायर। इसका समेशन हमें दे रखा है, कितना आ रहा है, 2003 इंटू 4007 इंटू 334 दे रखा है। ठीक है, और आगे पूछा हुआ है देन ये जो एक सीरीज दे रखा है, इस सीरीज का वैल्यू इतना है, देन एक्स इज इक्वल टू, एक्स किसके इक्वल होगा। ठीक है स्टूडेंट, तुम्हें हमें करना क्या है, इस सीरीज का सम निकालना है। तो लेट मान लेते हैं कि एस इज इक्वल टू, हमने इसको ऐसे लिख लिया, ये कितना लिखा हुआ, 1 इंटू 2003 प्लस 2 इंटू 2002, और डॉट डॉट आप चलते जाओगे तो लास्ट में कितना आ रहा है, 2003 तो यहाँ आ गया, इंटू में कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है ना, इस सीरीज का मुझे सम निकालना है। सीरीज का सम निकालने के लिए जनरली आप करते क्या हो, पहले सीरीज को आप समेशन फॉर्मेट में लिखते हैं, मतलब इसका आर टर्म हमने लिखा। ठीक है, तो उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, आर इंटू, अच्छा एक और चीज समझो, इन दोनों का सम कितना आ रहा है, 2004 आ रहा है, इन दोनों का सम भी 2004 आ रहा है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर लिखा 2004 माइनस आर। ठीक है, और आर कैसे वेरी करा दिया, 1 से लेकर के अप टू 2003 तक वेरी कर गया। ठीक, ऐसा लिख सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट, अब देखो आर इक्वल टू जब 1 पुट कराओ तो फर्स्ट टर्म आ जाएगा, आर इक्वल टू 2 पुट कराएंगे सेकंड टर्म आ जाएगा, सारी टर्म्स मैनेज हो रही है ना। इस वाले पार्ट को मैं क्या लिख सकता हूँ, अंदर जब आप मल्टीप्लाई कराओगे तो ये तो बन जाएगा 2004 इंटू आर आ जाएगा, माइनस समेशन ऑफ आर स्क्वायर आ जाएगा। और आर कैसे वेरी कर रहा है, 1 से लेके 2003 तक वेरी कर रहा है, आर यहाँ पर भी 1 से लेके 2003 तक वेरी कर रहा है। नाउ उसके बाद आप क्या कराओगे, 2004 को तो आपने बाहर ले लिया, ये क्या लिखा हुआ, आर की वैल्यू जब 1 + 2 + 3 ऐसे कुछ आएगा तो सम ऑफ फर्स्ट 2003 नेचुरल नंबर्स लिखा हुआ है, तो उस सीरीज का जब आप सम लिखोगे तो कितना आ जाएगा, 2003 2004 n इंटू n + 1 अपॉन में कितना आ जाएगा
2 आ जाएगा। ठीक, इतना आ गया माइनस साइन। अच्छा, ये कितना लिखा हुआ, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर लिखा हुआ, अप टू 2003 तक के होल स्क्वायर तक लिखा हुआ है। इस सीरीज का सम कितना दे रखा है, ये सम दे रखा है 2003 इंटू में कितना दे रखा है 4007 इंटू दे रखा है 334। ठीक है, कुछ इस तरह से गिवन है ना। इस वाले पार्ट को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 से इसको जब कैंसिल कराओगे तो 10,1,002 यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब ओवरऑल से समझो 203 यहाँ से कॉमन आ रहा है, ठीक है, 203 तो हम कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, 203 आपने कॉमन ले लिया, यहाँ तो हमारे पास कितना बच गया 1002 यहाँ से बच गया, इनटू में बच रहा है 2004। ठीक है, माइनस ऑफ यहाँ पर आ जाएगा 2003 यहाँ आ गया, इनटू में कितना आ गया, सॉरी ये तो कॉमन ले लिया हमने, यहाँ आ जाएगा 407 इनटू में कितना आ जाएगा 334 यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक की बात तो हमें क्लियर हो गई। अब क्या है कि इस सीरीज का जो सम है एक्चुअली कितना दे रखा है, ये दे रखा है 2003 यहाँ पर सम दे रखा है इंटू 334 इंटू एक्स दे रखा है, तो हमसे एक्स का वैल्यू पूछा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या 2003 को तो कैंसिल कर देंगे, एक्स का वैल्यू अगर आपको निकालना रहेगा तो 334 को जब आप यहाँ डिवाइड लगाओगे ये बनेगा 1002 इंटू 2004 हमने यहाँ लिखा अपॉन में आ जाएगा 334 यहाँ से आ जाएगा माइनस ऑफ 4007, ये वाला पार्ट तो कैंसिल हो गया। ठीक ना, अब आप इस वाले पार्ट को में सिंप्लीफाई करते हैं तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। 1002 को जब आप मल्टीप्लाई कराओगे 2004 से और फिर देन आप इसको डिवाइड करते हैं 334 से, तो ये वाला जो पोर्शन आएगा ये सॉल्व होकर आ जाएगा 6012 आ जाएगा माइनस ऑफ 4007 लिखा हुआ है। ठीक है, और इसको हमने माइनस कर दिया 4007 से, फाइनली इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 2005 आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट, तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया 2005 आ गया। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। क्लियर, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है, द पॉपुलेशन pt एट ए टाइम t ऑफ ए सर्टेन माउस स्पीसीज है ना, satisfying the differential equation dpt upon dt is equal to, इसमें से यहाँ लिख देता हूँ कि d ओवर dpt अपॉन में dt दैट इक्वल्स टू कितना आ रहा है 0.5, उसको हम लिख देते हैं हाफ ऑफ pt माइनस 450। ठीक है, ऐसे कुछ दे रखा है कि एक पॉपुलेशन pt ऑफ एट ए टाइम t दे रखा है, आपको सर्टेन माउस स्पीसीज इतना दे रखा है, वो उस डिफरेंशियल इक्वेशन से वेरी कर रहा है। p ऑफ 0 कितना दे रखा है 850 दे रखा है, मतलब इनिशियली जो पॉपुलेशन थी वो कितनी है 850 दे रखी है। देन द टाइम एट विच द पॉपुलेशन बिकम 0, तो हमें वो टाइम निकालना है जहां पर ये पॉपुलेशन 0 हो जाए। ठीक है स्टूडेंट, तो एक काम में करते हैं, इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन को dt ओवर dt यहाँ पे लिखा हुआ है, इस वाले पार्ट को मैं लिख सकता हूँ pt माइनस ऑफ 2 का अपने एलसीएम ले लिया, तो यहाँ तो बन जाएगा 900 अपॉन में कितना आ जाएगा 2, इसको मैंने यहाँ लिख दिया और dt को हमने इधर मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, इसको कुछ ऐसे लिखा और इस वाले पार्ट को इधर डिवाइड कर देते हैं, तो डी p ऑफ t तो यहाँ पर आ गया अपॉन में आ जाएगा p ऑफ t माइनस ऑफ 900 दैट इक्वल्स टू कितना आ रहा है dt बाई 2 आ गया ना। उसको इंटीग्रेट कर देते हैं, जब इसको इंटीग्रेट कराओगे तो नीचे fx है, मतलब इसको आप t माने तो इसको t मान ले या फिर x मान लो, तो ये क्या लिखा है dx अपॉन x माइनस 900 लिखा हुआ है, मीन इसका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा लॉग में आ जाएगा, लॉग ऑफ मॉड ऑफ pt माइनस 900। ठीक है, ये आ गया और यहाँ आ जाएगा हाफ ऑफ t और प्लस कुछ इंटीग्रेशन कांस्टेंट c आ गया। ठीक, तो हमने इस तरह से लिख दिया। ओके, अब क्या दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है व्हेन जब टाइम t इज इक्वल टू 0 है, इन दैट केस जो p ऑफ 0 है, तो p ऑफ 0 का वैल्यू कितना दे रखा है 850 गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पुट करते हैं, तो जब टाइम t इज इक्वल टू 0 है तो यहाँ तो c बन जाएगा। ठीक है, p ऑफ 0 का वैल्यू कितना आ जाएगा 850 आ जाएगा, और 850 माइनस 900 जब आप कराओगे तो कितना बनेगा माइनस 50, मॉड लिखा हुआ है कितना आ जाएगा सिर्फ और सिर्फ लॉग ऑफ 50 आ जाएगा। ठीक, यहाँ तक की बात तो क्लियर हो गई हमें। अब c का वैल्यू कितना आ गया log 50 आ गया, उसको मैंने यहाँ पुट कर दिया। ठीक, तो ये बन जाएगा log ऑफ pt माइनस 900 हमने यहाँ लिखा, दैट इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 1/2 t प्लस log ऑफ 50 आ गया।
ठीक है, सी का वैल्यू। अब हमसे पूछा हुआ है कि द टाइम एट विच द पॉपुलेशन बिकम जीरो। ठीक है, तो हमें वो टाइम निकालना है। मान लेते हैं कि एट टाइम टी इज इक्वल टू टी पर जो पॉपुलेशन है पीटी वो कितना हो जाए, जीरो हो जाए। तो इन दैट केस टाइम टी का वैल्यू क्या रहेगा। ठीक है, तो एट टाइम टी इज इक्वल टू, जब कैपिटल टी पुट करा हुआ तो इसका वैल्यू तो कितना आ गया, जीरो आ गया। तो ये तो बन गया लॉग ऑफ 900 यहाँ आ जाएगा। ठीक, और 1/2 हमने यहाँ लिख दिया और दिस इज कैपिटल टी बन जाएगा और दिस इज log ऑफ 50 यहाँ पर आ गया। ठीक है, इसको आप सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो इसको आप इधर लेके आओगे तो log m माइनस log n का फॉर्मूला लगा दोगे, log m अपॉन n, तो ये बन जाएगा 900 अपॉन 50, तो यहाँ से आ गया। ठीक है, 2 को मैंने इधर मल्टीप्लाई कर दिया, दिस इज द वैल्यू ऑफ कैपिटल टी आ गया। ठीक है, इसको जब सिंप्लीफाई कराओ 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 से 1 टाइम यहाँ पर चला जाएगा 4 और 18 यहाँ पर आ गया। तो कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ log 18 आ गया, 2 टाइम्स ऑफ ln 18 आ गया। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट। अच्छा, इस प्रॉब्लम में आप एक बात और समझो, आप चाहो तो इस प्रॉब्लम को यहीं पर ही डेफिनेट इंटीग्रेशन की हेल्प से सॉल्व कर सकते हो। कैसे, अगर मान लो आपने जब टाइम t इज इक्वल टू 0 है तब आपने लिख लिया जो पॉपुलेशन थी वो कितना था, 850 था। और जब टाइम t इज इक्वल टू कैपिटल टी है तो इन दैट केस इसका प्रोडक्शन जो हो रहा है पॉपुलेशन का वो कितना हो गया, 0 हो जाए। ठीक, तो हमें वो टाइम कैलकुलेट करना था। आप चाहो तो डेफिनेट इंटीग्रल को भी सॉल्व करके डायरेक्टली इसका वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ अगला प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा है, इफ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस एंड पासिस थ्रू द पॉइंट h, k, मतलब एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन है जो h, k पॉइंट से पास कर रहा है। ठीक है, एंड द लाइन y इज इक्वल टू x एंड x प्लस y इज इक्वल टू 2 इज 4h स्क्वायर। ठीक है, तो पहले हमने क्या किया, क्या क्या दे रखा है, एक तो हमारे पास ये आ गया, एक एक्स एक्सिस आ गया, दिस इज वाई एक्सिस यहाँ पर आ गया, एक लाइन दे रखा है एक्स वाई इक्वल टू एक्स का लाइन दे रखा है, दूसरा लाइन हमारे पास क्या दे रखा है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2। जब इस लाइन को आप ड्रॉ कराओगे तो कुछ इस तरह से आ जाएगा इस लाइन का इक्वेशन। ठीक, तो वाई इक्वल टू एक्स की लाइन तो ये हो गई और ये एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2 का लाइन ये आ जाएगा। एक और लाइन दे रखा है जो एच कोमा के से तो पास कर रहा है, एक्स एक्सिस के कैसा है, पैरेलल है। तो मान लेते हैं कि वो लाइन कुछ ऐसे है। ठीक है, एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ये आ गया और उसने बोल रखा है कि ये जो लाइन है ये कहां से पास कर रहा है, एच कोमा के से पास कर रहा है। ठीक है, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन है तो इस लाइन का इक्वेशन तो कितना हो जाएगा, y इक्वल टू के, इस लाइन का इक्वेशन आ जाएगा y इक्वल टू एक्स और इस लाइन का इक्वेशन कितना है, x प्लस वाई इक्वल टू 2 है। ठीक है, क्वेश्चन में बोला हुआ है कि जो एक ट्राइंगल बन रहा है, जैसे अभी के हिसाब से एक ट्राइंगल कौन सा बन रहा है, ये ट्राइंगल बन रहा है। इस ट्राइंगल का जो एरिया है वो कितना दे रखा है, 4h स्क्वायर दे रखा है। देन लोकस ऑफ द पॉइंट पी एच कोमा के है, तो हमें एच कोमा के का लोकस निकालना है। क्लियर स्टूडेंट। अच्छा, अब एक काम ये करते हैं, मान लेते हैं कि ये ट्राइंगल एबीसी कुछ इस तरह से आ गया। ठीक है, तो पॉइंट ए के अगर मुझे कोऑर्डिनेट लिखने हैं तो पॉइंट ए के अगर मुझे कोऑर्डिनेट लिखूंगा तो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, इन दोनों लाइनों को हमने सॉल्व कर दिया। इस लाइन और इस लाइन को जब सॉल्व कराओगे तो y इक्वल टू एक्स है, तो x की y की वैल्यू आप x पुट कर दो तो 2x इज इक्वल टू 2 आ गया, तो x का वैल्यू 1 आ गया। x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू भी कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, b के हम कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं, ये y इक्वल टू k की लाइन है तो इस पर जो y कोऑर्डिनेट है वो तो कितना रह जाएगा, k ही रह जाएगा। ठीक है, तो y कोऑर्डिनेट अगर k है तो y कोऑर्डिनेट k पुट किया तो x का वैल्यू भी कितना आ जाएगा, k ही आ जाएगा। ठीक है, तो b के कोऑर्डिनेट तो ये आ गए। नाउ c के कोऑर्डिनेट भी लिख लेते हैं, y इक्वल टू k की लाइन है तो c कोऑर्डिनेट का जो y कोऑर्डिनेट है वो तो k ही रहेगा, y कोऑर्डिनेट तो k ही रहा, y कोऑर्डिनेट को हमने k यहाँ पुट कर दिया तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 माइनस ऑफ k आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट। नाउ अब मुझे करना क्या है, ट्राइंगल क्या दे रखा है, if the area of the triangle formed by the intersection of line to the x-axis and passing through the point P H, K, ठीक है, with the line y is equal to x and x plus y is equal to 2 है ना। इससे जो ट्राइंगल बन रहा है तो लोकस ऑफ पॉइंट पी हमसे पूछा हुआ है, तो पॉइंट पी का लोकस क्या रहेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आप लिखो यहाँ से, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल जब हम लिखेंगे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला कितना आता है, हाफ x1 y1 1। ठीक है, तो x1 y1 1। ठीक है, तो पहला पॉइंट तुमने ले लिया x1 y1 1, दूसरा आ जाएगा x2 y2 1 और तीसरा पॉइंट कितना आ गया, 2 माइनस k, k यहाँ पर आ जाएगा, 1 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल तो ये होता है और आगे आप क्या करते हो, मॉड लगाते हैं। ठीक है, और इसका वैल्यू कितना दे रखा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल दे रखा है 4h स्क्वायर दे रखा है। ठीक है, आप मॉड हटाओगे तो यहाँ पर प्लस माइनस आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट, तो यहाँ तक तो ये क्लियर हो गया।
अब 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर तो बन जाएगा प्लस माइनस 8h² आ जाएगा ना। इस डिटरमिनेंट को हम सॉल्व कर लेते हैं। डिटरमिनेंट को जब सॉल्व करा हुआ तो फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग इसको एक्सपेंड करते हैं। यहाँ से k माइनस k करेंगे, ये तो जीरो हो गया, ठीक है। -1 इंटू, जब आप लिखोगे -1 इंटू तो इस एलिमेंट से पास करता है, रो और कॉलम को हटा दोगे, इसको इधर मल्टीप्लाई कराओगे तो k आ जाएगा, इसको इधर मल्टीप्लाई कराएंगे तो -2 और प्लस k बन जाएगा, ठीक है। +1 इंटू, अब मुझे इस एलिमेंट से पास करता है, रो और कॉलम को हटा दोगे, इसको इधर मल्टीप्लाई कराओगे तो ये तो बनेगा k², इसको जब इधर मल्टीप्लाई कराओगे तो माइनस टाइम्स ऑफ ये बनेगा माइनस का 2k आ जाएगा, और ये बनेगा -k², तो जो अपने आप में हो जाएगा प्लस का k² आ जाएगा, ठीक है। तो हमने डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख दिया और यहाँ बन जाएगा प्लस माइनस ऑफ 8h² आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट? ना उसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये जो लिखा हुआ है एक्चुअली आंसर ही लिखा हुआ है, अब क्या इसको सॉल्व करके हमें इस तरह के फॉर्मेट में समझना है कौन सा ऑप्शन अपना करेक्ट रहेगा, ठीक है। तो यहाँ तो कितना है, k प्लस k तो हो जाएगा 2k, और यहाँ -2 यहाँ पर लिखा हुआ, तो ये तो बन गया 2 माइनस ऑफ 2k, ठीक, कितना आ जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ 2k² यहाँ आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस ऑफ 2k, और दैट इक्वल्स टू कितना लिखा हुआ है, प्लस माइनस ऑफ 8h² लिखा हुआ है, ठीक। इसको आप सिंप्लीफाई करा दो, 2 यहाँ से कॉमन आ रहा है, सबसे 2 कॉमन आ रहा है तो मैंने डिवाइड कर दिया, तो यहाँ तो कितना आ गया, 4 ही आ गया, ठीक है। तो k² का टर्म ढूंढते हैं, तो यहाँ k² का टर्म ये आ रहा है, माइनस के यहाँ से आया, माइनस के यहाँ से आया, तो ये तो बन जाएगा माइनस ऑफ 2k यहाँ पर आ जाएगा, और एक +1 यहाँ पर आ रहा है, तो ठीक है, +1 हमने यहाँ लिख दिया, तो ये वाला पोर्शन तो कितना आ गया, प्लस माइनस ऑफ 4h² आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद जब आप इसको सिंप्लीफाई कराओगे तो ये तो बन जाएगा k-1 का होल स्क्वायर, दैट इक्वल्स टू कितना आ रहा है, 4h² आ जाएगा, या फिर आ जाएगा माइनस ऑफ 4h², ठीक है। इसको अलग अलग करके लिख दिया। अब इसके स्क्वायरिंग की वैल्यू नेगेटिव तो हो नहीं सकती, इस वाले पार्ट को तो हमने डिस्कार्ड कर दिया, ठीक है। तो नाउ इसको ही आगे सिंप्लीफाई करते हैं, तो k-1 इक्वल्स टू आ जाएगा प्लस माइनस ऑफ 2h, ठीक, ऐसा कुछ आ गया। नाउ अब आप चाहो तो एक काम भी करते हैं, दूसरे ऑप्शंस में क्या y-1 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 दे रखा है, प्लस माइनस इस साइड दे रखा है, तो मैं एक काम करता हूँ 2h इज इक्वल टू लिख देता हूँ, इस साइन को उधर ही आप ले गए तो +-1 तो उधर आ जाएगा, और k-1 यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। तो अब मुझे लोकस लिखना है h, k पॉइंट का, तो h को आप x से रिप्लेस कराओगे, k को आप y से रिप्लेस करा दोगे, 2x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, प्लस माइनस ऑफ y-1 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो 2x इज इक्वल टू, तो 2x इज इक्वल टू एक ही ऑप्शन दे रखा है, तो अपना ऑप्शन एक ऐसा हो गया, करेक्ट ऑप्शन हो गया। क्लियर स्टूडेंट? अगला प्रॉब्लम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा हुआ है, हमसे एक डेफिनेट इंटीग्रेशन पूछा हुआ है। डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या दे रखा है, cos x अपॉन साइन स्क्वायर x इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शंस फाइंड आउट करना है, तो स्टूडेंट सॉल्व कैसे करेंगे। अच्छा, अब इसको आप समझो, i इज इक्वल टू क्या गिवन है, cos x अपॉन में दे रखा है साइन स्क्वायर एक्स और साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है, इस तरह से गिवन है। तो देखो अब एक काम आप ये कर सकते हो, cos x यहाँ से आप कॉमन ले सकते हैं, cos x कॉमन लेंगे तो यहाँ tan x बनेगा, cos x से cos x कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो चलो यहाँ तक तो हमने एक बात ये समझ ली कि यहाँ तक कितना आ गया, तो ये तो बन गया अपना tan x प्लस 1 आ गया, ठीक है। cos x यहाँ से कट गया, साइन स्क्वायर एक्स यहाँ पे लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर एक्स यहाँ लिखा हुआ, तो एक और बात आप समझो, मैंने क्या किया, cos स्क्वायर एक्स यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, cos स्क्वायर एक्स से भी यहाँ मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन तो अपना क्या बन जाएगा, tan स्क्वायर एक्स बन जाएगा, और इस cos स्क्वायर एक्स को ऊपर लेके जाओगे तो ये बन जाएगा sec स्क्वायर एक्स dx आ जाएगा, ठीक है। अब इस इंटीग्रेशन को जब आप आगे सॉल्व कराओगे तो क्या कर सकते हैं, आगे हम कि tan x को तो हम t एज्यूम कर लेंगे, तो जिससे क्या रहेगा, sec स्क्वायर एक्स dx जो रहेगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, dt में कन्वर्ट हो जाएगा। तो i इज इक्वल टू तो कितना आ गया, dt अपॉन में आ जाएगा t स्क्वायर इंटू में कितना आ जाएगा, t प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक तो ये हमने सॉल्व कर दिया। अच्छा, अब इसको आगे जब आप सिंप्लीफाई कराओगे तो इसको हम सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, अब देखो रैशनल फंक्शन लिखा हुआ है, रैशनल फंक्शन को आप इंटीग्रेट कैसे करते हो, बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। तो हमने पहला काम तो क्या किया कि 1 अपॉन टी स्क्वायर इंटू टी प्लस 1 जो लिखा हुआ है इसके हमने पार्शियल फ्रैक्शन किए। पार्शियल फ्रैक्शन जब आप करोगे तो ये आ जाएगा a अपॉन में टी प्लस यहाँ बनेगा b अपॉन टी स्क्वायर प्लस ये कितना आ गया, c अपॉन टी प्लस 1 आ गया, ठीक है ना। उसका मैंने एलसीएम ले लिया, इसको मैंने इधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ तो बन जाएगा a इंटू टी प्लस 1 इतना आ जाएगा, प्लस ये बन जाएगा b इंटू टी प्लस 1, और ये वाला पोर्शन हो जाएगा c इंटू
टी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब मुझे करना है क्या, एबीसी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। एबीसी का वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, टी की वैल्यूज पुट करके। तो एक काम हमने क्या किया, पहले हमने टी इक्वल टू जीरो पुट कर दिया। टी इक्वल टू जब जीरो पुट कराएंगे यहाँ तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। टी इक्वल टू जीरो पे ये जीरो हो जाएगा, टी इक्वल टू जीरो पुट कराएंगे तो इसका वैल्यू बी हो गया, और यहाँ से ये वाला पार्ट भी जीरो आ गया, तो मतलब बी का वैल्यू तो कितना आ जाएगा, 1 आ गया। नाउ टी इक्वल टू हम -1 पुट कराते हैं, तो टी इक्वल टू -1 पुट करने पे क्या होगा, इधर तो 1 लिखा हुआ है, ठीक है, -1 पुट करने पे ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, -1 जहाँ पुट कराएंगे तो -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा, तो यहाँ सी आ गया। ठीक है, सी का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। तो हमारे पास बी और सी का वैल्यू मालूम चल गया। अच्छा, अब आगे और सिंप्लीफाई करना है, तो मैं एक काम ही करता हूँ, इसमें हम टी इक्वल टू 1 और पुट कर देते हैं। ठीक है, तो टी इक्वल टू 1 जब आप पुट कराओगे, तो टी इक्वल टू 1 पुट करने में इधर तो 1 लिखा हुआ है ही, जब यहाँ 1 पुट कराएंगे तो ये तो बन जाएगा 2a, यहाँ जब 1 पुट कराएंगे तो ये बन जाएगा 2b, और यहाँ जब 1 पुट कराएंगे तो ये बन जाएगा c। ठीक है, b और c का वैल्यू आपको मालूम है, इसकी वैल्यू 1 है और इसका वैल्यू भी 1 है, तो ये तो हो गया 2 + 1 3 हो गया, और 3 को इधर लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा, -3 इधर आएगा, तो 1 - 3 कितना हो जाएगा, -2 यहाँ पर आ गया, और डेट इक्वल टू कितना लिखा हुआ है, 2a लिखा हुआ है, तो यहाँ से a का वैल्यू तो कितना आ गया, -1 आ गया। ठीक, तो क्या रहा हमारे पास में कि जो हमने इसकी वैल्यूज निकाली थी, तो इसकी वैल्यूज कितनी आ गई, ए की वैल्यूज तो आ रही है -1, तो -1 हमने यहाँ लिख दिया। बी का वैल्यू कितना आ रहा है, +1 आ रहा है, और सी का वैल्यू कितना आया, +1 आया। ठीक है ना, उसको अब इंटीग्रेट कर देते हैं। तो जब इंटीग्रेट कराओगे, इस वाले पोर्शन का इंटीग्रेशन तो आ जाएगा -ln t। ठीक है, इस वाले पार्ट का इंटीग्रेशन आ जाएगा -1/t, यहाँ पर आ जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा सॉरी यहाँ पर 1 लिखा हुआ, तो +1/t स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा -1/t, और 1/t + 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा ln ऑफ t + 1 आ जाएगा। तो एक बार देखो, यहाँ लिखा 1/t + 1, तो इसका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, ln ऑफ t + 1 यहाँ पर आ जाएगा ना। और ज्यादा स्पेसिफाई करके लिखो तो आप मॉड के फॉर्मेट में लिख सकते हैं ना, ज्यादा एक्यूरेट ये रहता है। ठीक, तो ये अपना आंसर हो गया। अच्छा, ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है, log m यहाँ लिखा है, और -log n यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसको तो मैं लिख सकता हूँ log ऑफ m/n। तो m/n का मतलब हो गया t + 1 अपॉन में t यहाँ पर आ गया। ठीक है, -1/t, और एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट c यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, और t का वैल्यू कितना दे रखा है, 10x दे रखा है ना, t इक्वल टू क्या है, 10x है, तो यहाँ आ गया 10x + 1 अपॉन 10x, -1/10x को मैं क्या लिख सकता हूँ, -cot x, तो -cot x यहाँ दे रखा है, और कहीं ऑप्शन में -cot x भी नहीं दे रखा है, मतलब ऑप्शन ए ही इतना कैसा हो गया, करेक्ट ऑप्शन हो गया। क्लियर स्टूडेंट, अगला प्रॉब्लम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दे रखा है, इफ द प्रोजेक्शन ऑफ दिस लाइन ऑन ए प्लेन p इज लाइन, मतलब इस लाइन का प्रोजेक्शन क्या है, इस प्लेन पर एक लाइन दे रखा है, देन द इक्वेशन ऑफ प्लेन p, तो हमसे प्लेन p का इक्वेशन पूछा हुआ है। तो स्टूडेंट, पहले तो आप इस प्रॉब्लम को समझो कि क्या दिया है। मान लो कि ये प्लेन है, ठीक है, और ये कुछ इस तरह से एक लाइन है। इस लाइन का जब आप प्रोजेक्शन लिखोगे इस प्लेन पर, तो क्या आएगा, वो एक लाइन ही बनेगा। आप टॉप व्यू जब देखोगे, ठीक है, प्रोजेक्शन का मतलब होता है ऐसे परपेंडिकुलर आप डालते गए हर जगह, तो ऑब्वियसली इसका प्रोजेक्शन क्या आने वाला है, एक लाइन आने वाला है। ठीक है, अच्छा, इन दोनों लाइनों को भी आप खास तौर से ऑब्जर्व करो, तो ये लाइन क्या लिखा हुआ है, ये देखो 1 - x - 1 y + 1 z - 2, यहाँ पे भी क्या लिखा है, x - 1 y + 1 z - 2 लिखा हुआ, मतलब इन दोनों लाइनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो कैसा आ रहा है, सेम ही आ रहा है, मतलब वो डायग्राम कुछ ऐसे आ रहा होगा। ठीक है, आप प्लेन को थोड़ा और बड़ा कर सकते हो। ठीक है, और बड़ा हमने प्लेन कुछ ऐसे बना लिया है, कुछ ऐसे आ रहा है। ठीक है, अब हमसे पूछा है इस प्लेन का इक्वेशंस फाइंड आउट करना है। इस लाइन के डी आर है 2 1 3, और इस लाइन के डी आर है 1 2 1 है, मतलब हमारे पास जो प्लेन में लाइन है इसके जो डी आर आ गए 1 2 1 आ गए, और इस लाइन के डी आर जो आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं, 2 1 और 3 आ गया। ठीक है ना, अब इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालना है। अच्छा, इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालने के लिए एक्चुअली मुझे चाहिए क्या होता है, एक तो प्लेन पे एक पॉइंट चाहिए होता है, और प्लेन के नॉर्मल एक वेक्टर चाहिए होता है। ठीक है, प्लेन के नॉर्मल अगर आपको वेक्टर मालूम चल गया तो आप इक्वेशन ऑफ प्लेन फिर आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, लेट, तो एक पॉइंट तो हमारे पास ये मालूम चल गया, पॉइंट क्या है 1 कॉमा, यहाँ से देखें तो प्लेन जो लाइन है वो इस पॉइंट से पास करेगी, किस पॉइंट से, 1 कॉमा -1 +2, लाइन इस वाले पॉइंट से पास कर रही है। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन आप लिख सकते हो, इक्वेशन ऑफ प्लेन
पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, तो कितना आता है a इंटू एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी इंटू वाई माइनस वाई वन, तो ये हो जाएगा y प्लस वन प्लस सी इंटू जेड माइनस जेड वन। ठीक है, जेड वन का वैल्यू कितना दे रखा है 2 दे रखा है, दैट इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये इक्वेशन ऑफ प्लेन हो गया जहां पर एबीसी क्या है, dr है, प्लेन के परपेंडिकुलर जो वेक्टर है उसके dr दे रखे एबीसी। ठीक है, अब देखो प्लेन के परपेंडिकुलर लाइन इस प्लेन में लाई कर रही है और ये dr प्लेन के परपेंडिकुलर, इसका मतलब ये कहेंगे कि ये दोनों जो वेक्टर्स होंगे कैसे होंगे, परपेंडिकुलर होंगे इस लाइन के अलोंग dr का मतलब वेक्टर। फिर इस लाइन के अलोंग वेक्टर ये है और उस प्लेन के नॉर्मल वेक्टर क्या है, एबीसी वेक्टर है। तो एक पॉइंट तो हमें ये मालूम चल गया इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना आना है, 0 आना है। तो फर्स्ट कंडीशन तो हमें ये मालूम चल गया कि a प्लस बी इंटू टू बी, तो 2b प्लस सी इंटू वन सी, इन दोनों a डॉट भी कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। फर्स्ट कंडीशन तो हमें ये मालूम चल गया। सेकंड कंडीशन हमें क्या मालूम चल गया, अब देखो ये जो प्लेन के नॉर्मल वेक्टर है वो कुछ इस तरह से जा रहे हैं और प्लेन कुछ इस तरह से है ना, आप इसे एक बार अज्यूम 3D में सोच के देखिएगा। और लाइन के जो dr है, तो लाइन के dr हमारे पास कैसे आ रहे हैं, कुछ ऐसे आ रहे हैं। ठीक है, सेकंड कंडीशन को समझना स्टूडेंट ध्यान से कि देखो ये क्या लिखा है ना कि यहाँ पर ये वाला लाइन ये है और एक लाइन ये है। मान लो इस लाइन के अलावा वेक्टर ए है, ठीक है, ये वेक्टर क्या दे रखा है, ये वेक्टर दे रखा है। इस लाइन के अलावा आपने मान लिया वेक्टर बी है, ठीक है, ये वेक्टर आ गया। अच्छा, ए क्रॉस बी जो वेक्टर होगा तो वो क्या रहेगा, परपेंडिकुलर होगा ना, आप ऐसे समझो परपेंडिकुलर जेड एक्सिस के अलावा। मान लो अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो जेड एक्सिस के ऊपर होगा, तो ठीक है जेड एक्सिस, तो ए क्रॉस भी कहाँ आएगा, इसके ऊपर की तरफ आ रहा होगा। ठीक है, और ये नॉर्मल वेक्टर ये आ रहा है, तो मतलब ये जो नॉर्मल वेक्टर ये रहा एन वेक्टर। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि एन डॉट ऑफ ए क्रॉस बी ये कितना होगा, 0 होगा। ठीक है स्टूडेंट, ये बात आपको समझ में आई। इसको थोड़ा ध्यान से समझ लो, एक बार फिर से बता देता हूँ कि इस लाइन के अलोंग वेक्टर ए है मान लेते हैं, इस लाइन के अलोंग वेक्टर बी मान लेते हैं, तो ए क्रॉस बी वेक्टर होगा वो जेड एक्सिस के अलोंग होगा। ठीक है, तो जेड एक्सिस के अलोंग हुआ तो मतलब ये जो है इसके परपेंडिकुलर होगा, प्लेन के नॉर्मल वेक्टर जो है। ठीक है, जब ये परपेंडिकुलर होगा तो दोनों वेक्टर जब परपेंडिकुलर होंगे दोनों का डॉट कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसको आपको थोड़ा ध्यान से समझना है ना, हो सकता है कुछ स्टूडेंट को इसमें दिक्कत हो, पर थोड़ा ध्यान से आप समझिए कि यहाँ पर समझाने के लिए इतना ही किया जा सकता है। ठीक है, तो एन डॉट ऑफ ए क्रॉस बी अगर 0 आएगा तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एन ऑफ ए बी कितना हो गया, बॉक्स ऑफ एन ए बी कितना आ जाएगा, 0 हो गया। ठीक है, हमने ऐसे लिख दिया। अब ना बॉक्स ऑफ एन ए बी हम निकाल लेते हैं, तो एन वेक्टर तो हमारे पास है एबीसी वेक्टर। ठीक है, ए वेक्टर कौन सा दे रखा है, 2 1 3 2 1 3 ये आ गया, और ये वेक्टर दे रखा है 1 2 1। ठीक है, इसका बॉक्स कितना आना है, 0 आना है। तो देखो यहाँ से आप इसको सिंप्लीफाई कराओगे तो इस डिटरमिनेंट को जब सॉल्व कराएंगे फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करके, तो ये आ जाएगा a इंटू 1 माइनस 6, तो कितना आ जाएगा -5, तो यहाँ पर आ गया माइनस बी इंटू, तो माइनस बी इंटू जब आप लिखोगे तो इसको इधर मल्टीप्लाई कराओगे 2, इसको इधर मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस का 3, फाइनली कितना आ गया -1 आ जाएगा। प्लस सी इंटू आप लिखोगे तो इस रो और कॉलम को हटा दोगे तो यहाँ इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे 4 -1 तो कितना आ गया, 3 आ गया, दैट इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ से क्या कंडीशन आ गया हमारे पास -5 है, प्लस का b आ गया और प्लस कितना आ जाएगा 3c इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, एक कंडीशन तो ये आया हमारे पास और एक कंडीशन कौन सा आ गया, ये आ गया। अब फर्स्ट और सेकंड कंडीशन को हम सॉल्व करते हैं यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की हेल्प से आप सॉल्व करके आप एबीसी निकाल सकते हो। ठीक है, तो सॉल्व कैसे करते हैं, आपने देखा होगा कि इस तरह से सॉल्व करते हैं, a इक्वल टू आप लिखते हो, फिर b इक्वल टू लिखते हैं और c अपॉन में ऐसे कुछ लिखोगे आप टर्म। ठीक है, तो मैं साइक्लिक ऑर्डर लिख रहा हूँ तो मैंने यहाँ पर माइनस साइन ले लिया। अब a अपॉन में, a के अपॉन में लिखना है तो b और c के कोफिशिएंट लिखोगे, तो b का कोफिशिएंट, b और c कोफिशिएंट यहाँ तो 2 आ गया, यहाँ 1 आ रहा है, यहाँ पर b और c कोफिशिएंट कितने आ रहे हैं, 1 और 3 आ गया। नाउ b के नीचे लिखना है मुझे, तो b वाले पार्ट को आप हाइड कराओगे, a और c कोफिशिएंट लिखोगे, साइक्लिक ऑर्डर नहीं लिख रहे हो, जो पहले आ रहा है पहले 1 आया, जैसे कोफिशिएंट c कोफिशिएंट 1 आया, इसको लिखा हमने। यहाँ पर कितना आ रहा है, -5 यहाँ आ रहा है और यहाँ कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, इसको लिख लिया। नाउ c के नीचे लिखना है, c वाले पार्ट को तो हाइड करोगे, a और b के कोफिशिएंट लिख दोगे, तो 1 और 2 यहाँ पर आ गया, a और b कोफिशिएंट यहाँ से कितना आ रहा है, -5 आ रहा है और यहाँ से कितना आ गया, प्लस का 1 आ गया। ठीक है, इसको जब आप सिंप्लीफाई कराओगे तो ये बन जाएगा a अपॉन, तो यहाँ से जाएगा 6 - 1, ये तो 5 आ गया, माइनस b यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा +3 और यहाँ से हो जाएगा -5, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +5, तो ये अपॉन में 8 आ जाएगा।
और यहाँ से जब सी का वैल्यू सी अपॉन में लिखोगे तो ये हो जाएगा 1 यहाँ से आया और 10 यहाँ पर आ गया, तो ये हो गया 11 आ गया। ठीक है, तो एबीसी का वैल्यू इस तरह से एक रिलेशन आ गया। मान लो इसको हमने लैम्डा अज्यूम कर लिया, तो यहाँ से हम ए का जब वैल्यू लिखेंगे तो ए का वैल्यू तो कितना आ गया 5 लैम्डा। ठीक है, बी का वैल्यू कितना आ जाएगा -8 लैम्डा आ गया। ठीक, और सी का जो वैल्यू आ रहा है कितना आ रहा है 11 लैम्डा आ रहा है, उसको हमने यहाँ पुट कर दिया। लैम्डा तो क्या है कॉमन आके तीनों से कैंसिल हो जाएगा, तो लैम्डा को तो हमने हटा दिया। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा यहीं लिख देता हूँ, स्टूडेंट आप ध्यान से समझना। जब 5 को अंदर मल्टीप्लाई कराओगे तो ये तो बन जाएगा 5x। ठीक है, फिर y को मल्टीप्लाई कराओगे, यहाँ से -8 को मल्टीप्लाई कराओगे तो -8y। पहले हमने वेरिएबल लिख लेते हैं, फिर कांस्टेंट को बाद में लिखेंगे। 11 को जब इधर मल्टीप्लाई कराओगे तो ये बनेगा 11z। ठीक है, तो देखो इस तरह कोफिशिएंट्स मिल रहे हैं क्या, 5x मिल रहा है, -8y मिल रहा है, 11z मिल रहा है ना। तो देखा जाए तो ऑप्शंस तो अभी के हिसाब से, तो अगर देखें तो आगे में सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ऑप्शन ए ही अपना कैसा होगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आप आगे भी सॉल्व कर देते हैं। यहाँ से तो कितना आ रहा है, -5 आ रहा है। ठीक है, -8 को जब अंदर मल्टीप्लाई कराओगे तो यहाँ से बनेगा -8, और 11 को जब अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ कितना बनेगा -22 बनेगा, दैट इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये तो हो गया सॉल्व होने पर -30 और -35 आ गया। ठीक है, तो -35 इधर आया, इसको इस साइड ले जाओगे तो क्या बन जाएगा, +35 हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट, आई होप आपको अभी ये प्रॉब्लम क्लियर है। ठीक है, थोड़ा सा इस प्रॉब्लम में आपको ध्यान देना था, और वो भी सिर्फ और सिर्फ सेकंड पॉइंट को ध्यान देना है। तो जिन स्टूडेंट्स को नहीं भी समझ में आ रहा है या फिर आ भी गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो वो थोड़ा इसको अच्छे ढंग से समझो, ये सारा जो प्रॉब्लम एक्चुअली इस वाले पॉइंट पर ही टिका हुआ है। ओके स्टूडेंट, अगला प्रॉब्लम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दे रखा है, कंसीडर द फंक्शन। एक फंक्शन एफ एक्स दे रखा है, और ये फंक्शन एफ एक्स का वैल्यू कब है, जब एक्स का वैल्यू π/4 नहीं है। देन द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ π/4 पूछा हुआ है सच दैट एफ इज कंटिन्यूअस। ठीक है, एट एक्स इक्वल्स टू π/4। अगर ये फंक्शन एक्स इक्वल्स टू π/4 पर कंटिन्यूअस हो, इन दैट केस एफ ऑफ π/4 का वैल्यू क्या रहेगा। क्लियर स्टूडेंट, अच्छा देखो इसको मैं आपको समझाता हूँ। कुछ स्टूडेंट करते क्या है कि वो यही π/4 पुट कर देंगे। जब यही π/4 पुट कर देंगे तो ये तो बन जाएगा sin π/2, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 1, और यहाँ जब पुट कराएंगे तो ये बनेगा tan π/2, और ये कितना आ जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा ना। ठीक है, तो और इसका वैल्यू कितना आ गया 1 पावर नॉट डिफाइंड, मतलब ये तो डिफाइंड ही नहीं रहा है ना। ठीक, तो यहाँ से आप वैल्यू नहीं निकाल सकते। कैसे निकालोगे, आगे जो कंडीशन दे रखी है ये कंडीशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस कंडीशन को समझ लेते हैं कैसे। पहला तो दे रखा है कि जो एफ एक्स है, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस। ठीक है, एट एक्स इक्वल्स टू π/4। π/4 पे फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस है। इसका मतलब क्या होता है कि π/4 पर फंक्शन का जो वैल्यू होगा, π/4 पर फंक्शन का जो लेफ्ट हैंड लिमिट है, और π/4 पर फंक्शन का जो राइट हैंड लिमिट है, वो दोनों कैसे आने, इक्वल आने। ठीक है, अगर राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल आ रहा है तो इट मीन कि हम लिमिट ही कैलकुलेट कर लेते हैं कि एक्स इक्वल्स टू π/4 पे फंक्शन का लिमिट क्या रहेगा। ठीक है, और π/4 के आजू बाजू फंक्शन की डेफिनेशन बदल भी नहीं रही है। ठीक, अब एक पॉइंट x टेंड्स टू π/4। ठीक, हमने ऐसे लिखा, एफ एक्स का वैल्यू कितना दे रखा है, sin 2x। ठीक है, पावर में कितना लिखा हुआ है, tan स्क्वायर ऑफ 2x लिखा हुआ है। तो देखो जब x π/4 को अप्रोच कर रहा है तो ये वाला पोर्शन क्या अप्रोच कर रहा है, 1 को अप्रोच कर रहा है, और जब ये π/4 को अप्रोच कर रहा है तो π/2 को अप्रोच कर रहा है, ना कि π/2 हो नहीं रहा, π/2 को अप्रोच कर रहा है। और जब tan π/2 को अप्रोच करेगा तो उसकी वैल्यू क्या अप्रोच कर रही है, इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है। तो ये कौन सा फॉर्मेट लिखा हुआ है, 1 पावर इन्फिनिटी फॉर्मेट लिखा हुआ है। और आपको मालूम है स्टूडेंट कि अगर मान लो कि लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a लिखा हुआ है एफ एक्स पावर जी एक्स, अगर ऐसा कुछ फंक्शन है और ये 1 पावर इन्फिनिटी का फॉर्मेट बना रहा है, मतलब 1 पे अप्रोच कर रहा है और ये इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। ठीक है, ये 1 नहीं होता कभी भी है ना, ये ध्यान रखना है आपको। अगर इस तरह का होता है तो इस तरह की लिमिट को हम सॉल्व कैसे करते हैं, इसका फॉर्मूला एज ए फॉर्मूला याद रखते हो, ई पावर में आप लिखोगे जो भी लिमिट है उस लिमिट को आप लगा दोगे एज इट इज, फिर आप क्या लिखोगे, यहाँ पर लिखोगे जी एक्स इंटू एफ एक्स माइनस 1। ठीक है, इसका ये फॉर्मूला आता है। ठीक है, जिन स्टूडेंट्स को ये फॉर्मूला नहीं याद है तो पहले तो मैं यही कहूंगा कि पहले आप इस फॉर्मूले को याद रखिए, क्योंकि ये फॉर्मूला काफी काम आएगा इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। ठीक है स्टूडेंट, नाउ अब इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ई पावर में लिख दिया हमने, जो लिमिट है वो लिमिट लगा दी एक्स टेंड्स टू π/4। ठीक है, और यहाँ आप लिखोगे जी एक्स का वैल्यू तो कितना आ गया, tan स्क्वायर ऑफ 2x आ गया। इनटू में आप क्या लिखाओगे, यहाँ स्क्वायर लिखा हुआ था ना, क्या आएगा एफ एक्स माइनस 1। ठीक है, यहाँ तक आ गया।
ठीक है, तो हमने फॉर्मूला लगा दिया gx इंटू एफ एक्स माइनस वन। ना उसको आगे फर्दर सिंप्लीफाई करना है। तो अब देखो इसको कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हो, चाहो तो आप एल एच रूल लगा सकते हो या फिर नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, एल एच रूल तो नहीं लगाते, नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन करते हैं। इस वाले पोर्शन को तो मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर ऑफ 2x, ऐसे लिख सकते हैं। अपॉन में कितना आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ऑफ 2x आएगा। कॉस स्क्वायर ऑफ 2x को मैं लिख देता हूँ 1 माइनस ऑफ साइन स्क्वायर ऑफ 2x, ऐसे कुछ लिख दिया। ठीक, सॉरी स्टूडेंट, यहाँ पर साइन 2x लिखा हुआ था, साइन 2x ना, स्क्वायर नहीं है। और यहाँ क्या लिखा हुआ है, अब ये बन जाएगा साइन 2x माइनस वन। ठीक है, इसको मैंने यहाँ एज इट इज लिख दिया। अब ध्यान से देखो, इसके तो फैक्टर हो जाएंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, एक फैक्टर तो यहाँ कैंसिल हो जाएगा और माइनस साइन ऊपर बच जाएगा। ठीक है, तो ई पावर में आपने लिखा, लिमिट यहाँ पर आ जाएगा x टेंस टू पाइवर, हाँ पाई बाई 4। तो यहाँ तो एक माइनस साइन बाहर आ गया, यहाँ आ जाएगा साइन 2x अपॉन में यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस साइन 2x यहाँ बच जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब जब x पाई बाई 4 को अप्रोच कर रहा है तो ये क्या बनेगा, पाई बाई 2 बनेगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू अब क्या है, 0.0 फॉर्मेट को नहीं बिलोंग कर रहा। ठीक है, तो हम चाहें तो डायरेक्ट यहाँ पर लिमिट पुट कर देंगे। तो यहाँ तो हो जाएगा 1 आ जाएगा ऊपर, नीचे यहाँ पर जब लिमिट अप्लाई कराओगे तो ये कितना बन जाएगा, अगेन भी 1 बन जाएगा और 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये कितना है, ई पावर माइनस 1/2 आ गया। तो इसको मैं कितना लिख सकता हूँ, 1 अपॉन ऑफ रूट ई लिख सकते हैं। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। क्लियर स्टूडेंट, ठीक प्रॉब्लम है। अगला प्रॉब्लम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दे रखा है, लेट एक मैट्रिक्स ए दे रखा है। ठीक है, मैट्रिक्स ए दे दिया और हमसे पूछा हुआ डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू, तो किसके इक्वल आएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो देखो ये प्रॉब्लम बहुत ही आसान है और ये तब भी आसान है जिन स्टूडेंट्स को अगर ये फॉर्मूला मालूम है, जैसे एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स। तो स्टूडेंट को क्लास में क्या है कि मैं फॉर्मूला बताता, याद भी करते हैं हम। एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स को हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए लिख सकते हैं। डिटरमिनेंट ऑफ डिटरमिनेंट से कैंसिल हो जाएगा, फाइनली कितना आ गया, ए आ गया। इट मीन कि इसका जो वैल्यू आ रहा है वो किसके इक्वल आ रहा है, मैट्रिक्स ए के इक्वल आ रहा है। तो मैट्रिक्स ए दे रखा है जो यहाँ पर है, तो ऑप्शन बी अपना कैसा हो गया, करेक्ट ऑप्शन हो गया। ठीक है, तो अच्छा मैं यहाँ पे प्रूव कर देता हूँ कि एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स का जो वैल्यू है वो ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए कैसे आता है। ठीक है, तो स्टूडेंट आपको एक पॉइंट तो मालूम है कि ए इनवर्स इज इक्वल टू कितना होता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में क्या आता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए आता है। ठीक है, अगर मान लो कि मैंने क्या किया, इसमें ए को अगर ए इनवर्स से रिप्लेस कर देता हूं तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, ए इनवर्स ऑफ ए इनवर्स आ जाएगा। ठीक है, ये बन जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स और यहाँ बन जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स। ठीक है, अब ए इनवर्स ऑफ ए इनवर्स तो ए होता है, इसको मैं इस साइड लेके लिख देता हूँ। तो ए इनवर्स का डिटरमिनेंट और दैट इक्वल्स टू कितना आ गया, एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स आ गया। अब डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स कितना होता है, ए अपॉन 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए होता है। ठीक है, तो एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स कितना आ गया, ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए हो गया। क्लियर, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दे रखा है, ए टेंजेंट हैविंग स्लोप -4/3 टू द एलिप्स। एक एलिप्स दे रखा है, x² अपॉन 18 प्लस y² अपॉन 32 इज इक्वल टू 1 intersect the major and minor axis at the point A and B. If O is origin then the area of triangle OAB. तो एक ट्राइंगल OAB का एरिया हमसे पूछा हुआ है। तो डियर स्टूडेंट, एलिप्स क्या दे रखा है, x² अपॉन में दे रखा है 18 प्लस y² अपॉन में कितना है 32, दैट इक्वल्स टू कितना है 1 गिवन है। ठीक है, अच्छा पहले तो आप एक पॉइंट ये समझो कि अगर मान लो कोई भी एक एलिप्स है आपके पास में, x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल्स टू 1, तो इस एलिप्स पर ठीक है, अब ए बी से बड़ा हो या फिर ए बी से छोटा हो वो इस बात से डिपेंड नहीं करेगा। जब आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपको लिखना है ऑफ स्लोप एम का, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अगर हमें लिखना है ऑफ स्लोप एम का तो कितना आ जाएगा, y इज इक्वल टू आएगा mx प्लस माइनस है ना, तो प्लस साइन हमने यहाँ ले लिया और ब्रैकेट में आ जाएगा a² m² प्लस b²। ठीक है, तो सॉरी, तो स्टूडेंट ध्यान क्या रखना है आपको, कभी भी अगर आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखना है स्लोप एम का है ना, एलिप्स के ऊपर, तो वो क्या आता है फॉर्मूला ये आता है y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस है ना, ठीक है, अंडर रूट ऑफ a² m² प्लस b² आता है। ये जब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखते हो स्लोप एम का, वो इस बात पे डिपेंड नहीं करेगा कि ए बी से बड़ा है या फिर ए बी से छोटा है। ठीक है, तो अब हमें इस बात की इसके बारे में नहीं सोचना है ना। अब मैं एक काम ही करता हूँ, उसके क्वेश्चन में बोला हुआ है कि एलिप्स ये है
इसमें हमने एक टेंजेंट ड्रॉ किया स्लोप -4/3 का। ठीक है, तो ए स्क्वायर का वैल्यू तो कितना आ रहा है 18 यहाँ पर आ गया, बी स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा कंपेरिजन से। और इक्वेशन अगर मुझे लिखना होगा तो y इज इक्वल टू लिखेंगे, स्लोप कितना दे रखा है -4/3, एक्स यहाँ पर दे रखा है, प्लस साइन हमने यहाँ ले लिया। ठीक है, और ए स्क्वायर का वैल्यू कितना आ रहा है 18 आ रहा है। ठीक है, इंटू एम स्क्वायर जब आप कराओगे तो कितना हो जाएगा 16/9 आ जाएगा। ठीक है, ए स्क्वायर है ना, एम स्क्वायर जब आपने लिखा, प्लस साइन जब आप आगे सिंप्लीफाई कराओगे तो प्लस कितना आ जाएगा बी स्क्वायर आ जाएगा, तो बी स्क्वायर कितना आ गया 32 आ गया यहाँ पर। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ तक तो आपने इसको सिंप्लीफाई किया ना। अब इसका मैं एलसीएम ले लेता हूँ, -4x/3 हमने यहाँ लिखा, प्लस साइन इस वाले पोर्शन को मैं लिख देता हूँ √18 इंटू 16 यहाँ पे लिखा हुआ है, प्लस 32 इंटू 9। ठीक है, इसको अभी इतना ही रहने दिया, और अपॉन में कितना आ जाएगा 3 आ गया। 3 को जब इधर मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये तो बन जाएगा 3y, और 4x को इधर ले जाता हूँ मैं, ये हो जाएगा 4x प्लस का 3y यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे अंडर रूट में ही आ रहा है। अच्छा, इस वाले पोर्शन को भी हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि जब आप 18 इंटू अगर 16 करते हैं तो 18 इंटू 16 आ जाएगा 288 आ जाएगा। ठीक है, और आगे हमने 32 इंटू अगर 9 करते हैं, 32 इंटू 9 करने पर मतलब फाइनली ये टर्म बन जाएगा 32 इंटू 9, ये भी कितना आ गया 288 आ जाएगा। ठीक है, और जब आप इसको ऐड कराओगे तो फाइनली ये बन जाएगा 576 बन जाएगा। ठीक है, और 576 का जब आप स्क्वायर रूट लोगे तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट, स्क्वायर रूट आ जाएगा 24। ठीक है, तो 4x प्लस 3y इक्वल टू कितना आ गया 24 यहाँ पर आ गया। अब आगे क्वेश्चन ने क्या बोला था कि ये जो एलिप्स है, ठीक है, एलिप्स इस तरह से है। ठीक, अभी के हिसाब से डायग्राम मेजर एक्सिस कहाँ होना है, वाई एक्सिस के अलोंग होना है। ठीक है, जब डायग्राम बनाओगे तो कुछ इस तरह का डायग्राम बनेगा। ठीक है, अब ये जो टेंजेंट है कुछ इस तरह से टेंजेंट है, मेजर एक्सिस को ए पॉइंट पे कट कर रहा है और माइनर एक्सिस को बी पॉइंट पे कट कर रहा है। तो अब चाहो तो मैं ए के कोऑर्डिनेट निकाल सकता हूँ, एक्स एक्सिस पे कितना होता है y बराबर 0 होता है, तो y इक्वल टू 0 पुट कर दिया तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 24/4 कराएंगे तो 6 आ जाएगा। ठीक है, ए कोऑर्डिनेट आ गए। अब मुझे बी के कोऑर्डिनेट लिखने हैं, तो बी के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, y एक्सिस पे क्या होगा x 0 होता है, x की वैल्यू 0 पुट कर दी तो y की वैल्यू जब आप यहाँ से निकालोगे 24/3 कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया। अब ये ट्राइंगल बन जाएगा OAB, और इस ट्राइंगल का जब आपको एरिया लिखना होगा तो एरिया कितना आ जाएगा हाफ आ जाएगा, बेस लेंथ 6 आ जाएगा, और हाइट कितना आ जाएगा 8 हो जाएगा। तो 2 से तो ये कैंसिल हो जाएगा, 3 टाइम्स 8 इंटू 3 कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। कितना एरिया आ जाएगा 24 स्क्वायर यूनिट। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। क्लियर ना। अगला प्रॉब्लम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दे रखा है, the locus of a point z represented by the equation mod of z minus 1 is equal to mod of z minus iota on the argent plane h। तो ठीक है, यहाँ से जो इक्वेशन बनेगी तो उसका लोकस क्या आने वाला है ये हमसे पूछा हुआ है, लोकस ऑफ z पूछा हुआ है। तो डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले आप एक कंसेप्ट सीखो कि mod of z minus z1 इक्वल टू अगर mod of z minus z2 का लिखा हुआ है, इन दैट केस हम क्या बोलते हैं कि लोकस ऑफ z जो होगा is perpendicular bisector of line joining point z1 and z2। अगर mod of z minus z1 इक्वल टू mod of z minus z2 दे रखा है तो लोकस ऑफ z क्या आता है, z1 z2 को जो ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, ठीक है, उसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, ठीक है, वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो रहेगा वो क्या रहेगा, लोकस ऑफ जेड रहेगा। मतलब जेड कहाँ लाई करेगा, इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर लाई करेगा। क्लियर स्टूडेंट, आई होप आपको अब ये पॉइंट क्लियर हो गया। अच्छा, क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि अब अपने ओरिजिनल प्रॉब्लम पर आते हैं। यहाँ दे रखा है मॉड ऑफ जेड माइनस 1, मतलब ये पॉइंट दे रखा है 1,0, तो ये वाला पॉइंट तो आ गया z1 तो आ गया 1,0। दूसरा दे रखा है z माइनस आयोटा, तो इस वाले पॉइंट ये वाला z2 कितना दे रखा है 0,1 दे रखा है। इन दोनों पॉइंट्स को जब आप ज्वाइन कराओगे तो ऐसे कुछ बनेगा। ठीक है, ये आ गया लाइन सेगमेंट, ये आ गया, और जो जेड होगा उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर लाई कर रहा होगा। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं, लोकस ऑफ जेड क्या है, एक सर्कल, सर्कल हो ही नहीं सकता, एलिप्स भी नहीं हो सकता, ए लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, हाँ ये हो सकता है, ए सर्कल ऑन द लाइन, सर्कल हो ही नहीं सकता। तो मतलब क्या रहेगा, एक लाइन रहेगा, और इस लाइन को जब आप आगे फाइंड आउट करोगे, ठीक है, तो इस लाइन की क्वेश्चन आप आसानी से निकाल सकते हो।
ठीक है, इसका स्लोप, इस मिड पॉइंट तो ये आपके कोऑर्डिनेट आ गए 1/2 कॉमा 1/2 आ गया। इस लाइन का स्लोप हमारे पास 1 आ रहा है, तो इस लाइन का स्लोप कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। इस लाइन की जब आप इक्वेशन निकालोगे तो वो आएगा y = x। ठीक है, ये लाइन कहाँ से पास कर रहा है, ओरिजिन से पास कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट, तो लोकस ऑफ z क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी होगा, ए लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। अगला प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दे रखा है, इफ 1 + x + x² = 25 दे रखा है, a0 + a1x + a2x² डॉट डॉट a50 इंटू x⁻50 दे रखा है। देन हमसे पूछा a0 + a2 + a4 डॉट डॉट a50 का वैल्यू क्या रहेगा। तो डियर स्टूडेंट क्या रहेगा, क्या दे रखा है, 1 + x + x²। ठीक है, पावर में कितना दे रखा है, 25 दे रखा है, और आगे इसका वैल्यू दे रखा है a0 a1x a2x² a3x³ डॉट डॉट और a50 x⁻50 तक यहाँ दे रखा है। और हमसे पूछा है a0 + a2 + दो के डिफरेंस पर सम पूछना चाह रहा है। तो स्टूडेंट देखो, दो के डिफरेंस पर जब आपको सम निकालना होता है तो हम कम निकालते हैं, x = एक बार आप 1 पुट कराओ, x = एक बार आप -1 पुट कराओ और दोनों को आप ऐड कर दो। अच्छा, इस तरह की हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स बाइनोमियल में आप ट्राई कर चुके होते हैं। ठीक है, तो वहां से हमें क्या है, एकदम परफेक्टली याद भी हो जाता है और पता भी हो जाता है कि इस तरह का सम हम कब निकाल पाएंगे। दो का डिफरेंस आ गया और बीच में अगर प्लस साइन आए तो एक बार आप तब क्या कराओगे, इसमें फिर आप x = 1 पुट कराओगे, x = जब 1 यहाँ पुट कराऊंगा तो ये तो क्या बन जाएगा, 1 + 1 + 1 आएगा, तो ये बन जाएगा 3⁻25 और यहाँ से आ जाएगा a0 + a1 + a2 + a3 + a4 कुछ ऐसे आ जाएगा। एक बार जब आप इसमें x = -1 पुट कराओगे तो -1 पुट करने पे क्या बनेगा, 1 - 1 तो 0 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, +1 ही हो जाएगा ना, और यहाँ से आ जाएगा 25 है ना, 1⁻25 करेंगे तो 1 ही आ गया। और यहाँ आ जाएगा a0, यहाँ से आ जाएगा -a1 + a2 -a3 + a4। ठीक है, ऐसा कुछ आ जाएगा ना। अब इन दोनों को मैं ऐड कर देता हूँ, इन दोनों को जब आप ऐड कराओगे तो ये तो क्या बन जाएगा, 3⁻25 तो यहाँ से बना, +1 यहाँ पर आ जाएगा और ये बन जाएगा 2 पावर में आ जाएगा। ठीक है, 2 पावर जब आप इसे लिखो, सॉरी 2 टाइम जब ऐड कराओगे तो 2 टाइम्स ऑफ a0 यहाँ पर बना, ये कैंसिल हो गया, 2 टाइम्स ऑफ a2 यहाँ बनेगा, तो मतलब अंदर आ जाएगा ब्रैकेट में a0 + a2 + a4 डॉट डॉट कुछ ऐसा टर्म आ गया। ठीक है, तो यहाँ से अगर मुझे इसका वैल्यू लिखना होगा तो a0 + a2 + a4। ठीक है, इस तरह से लिखोगे और इसका जो वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा, 3⁻25 + 1 अपॉन में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट, तो यहाँ तक तो हमारे पास ये आ गया। तो आपने क्या किया, एक बार x = 1 पुट किया, एक बार x = -1 पुट कराया, दोनों को ऐड कर दिया और फाइनली यहाँ तक हम पहुंच गए। अब हमसे पूछा जा रहा है कि इसका जो वैल्यू आएगा वो कैसा आएगा, ऑड आएगा, ऑफ द फॉर्म ऑफ 3n, ऑड ऑफ द फॉर्म ऑफ 3n - 1, ऑड आएगा ऑफ द फॉर्म ऑफ 3n + 1 या फिर इवन आने वाला है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमें फाइंड आउट करना रहेगा कि इसका वैल्यू क्या रहेगा। अच्छा देखो, 3⁻25 यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो 3⁻25 लिखा हुआ है, तो जब उसको सिंप्लीफाई कराओगे तो फाइनली ये ऑड नंबर बनेगा। ऑड में आप जब इसमें एक ऐड कर दोगे तो इवन बनेगा, इवन अपॉन 2 यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, तो इवन अपॉन 2 अगर रहेगा तो स्टूडेंट क्या करेंगे, अच्छा इसको आप देखो आगे आप यहाँ समझोगे ना, इसमें बाइनोमियल थोड़ा और अच्छे ढंग से लगाते हैं हम। इसको मैंने कुछ ऐसे लिखा, 3 यहाँ पर लिखा, 3 को हमने बाहर निकाल दिया ना, यहाँ हम लिख देते हैं 3⁻24। ठीक है, +1 मैंने यहाँ लिखा, अपॉन में कितना आ जाएगा, 2 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से कुछ आप पॉइंट समझो कि 3 × में तो यहाँ लिखा हुआ है, इस वाले पॉइंट को मैं लिख सकता हूँ 2 + 1 पावर में कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। ठीक है, +1 अपॉन में कितना लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ, ky अगर +1 पावर अगर n लिखा हुआ है, अगर इस फॉर्मेट में है तो ये वाला जो पार्ट रहेगा एक्चुअली कितना आएगा, ky का मल्टीपल आएगा। ठीक, कुछ क्वांटिटी आ गई, ky का मल्टीपल प्लस में कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, आप चाहो तो बाइनोमियल एक्सपेंशन से आप निकाल भी सकते हो। इसको आप कितना लिख सकते हो, 24c0 लिखोगे, फिर 24c1 24c2 करस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट लिखते जाओगे। ठीक है, तो फाइनली आप देखोगे कि ये जो पूरा टर्म है एक्चुअली ये पूरा जो टर्म आएगा कितना रहेगा, 2 2 का कैसा रहेगा, मल्टीपल रहेगा। तो मैंने लिख दिया 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा यहाँ से आ गया और साथ में एक +1 यहाँ पर आया। ठीक है, तो इस वाले पार्ट को तो हमने ऐसे लिखा, +1 हमारे पास ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ है, अपॉन में कितना लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है। ठीक है ना, उसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये तो कितना बन जाएगा, 3 × 2 × लैम्डा तो यहाँ से आ गया,
अब ये कितना बनेगा, 3 यहाँ पर आ गया प्लस 1 यहाँ पर आ गया, तो ये कितना हो जाएगा, प्लस का 4 यहाँ आ जाएगा, अपॉन में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब 2 जब कॉमन लेके कट कराओगे तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली ये वाला जो पोर्शन है कितना बन गया, 3 लैम्डा और प्लस कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, 3 लैम्डा प्लस 2 का फॉर्मेट बन रहा है। तो एक काम ये करते हैं, इसमें प्लस 1 ऐड करते हैं और 1 सेपरेट कर देते हैं, ये बन जाएगा 3 लैम्डा प्लस 3। तो जिसमें आपने क्या किया, मैं यहाँ लिखता हूँ उसको, 3 आपने कॉमन ले लिया, अंदर आ जाएगा लैम्डा प्लस 1 माइनस 1 यहाँ पर आ गया। ये अपने आप में कोई कांस्टेंट मान लो, लैम्डा डैश मान लेते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, 3 लैम्डा डैश माइनस 1 बनेगा। ठीक है, तो हम इसे क्या बोल सकते हैं कि ये वाली जो टर्म आएगी अपने आप में कौन सा आएगा, 3n माइनस 1 के फॉर्मेट का आएगा, और ये टर्म अपने आप में कैसा रहेगा, ऑड भी रहेगा ना। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज कैसा हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन रहेगा। क्लियर स्टूडेंट। अगला प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दे रखा है, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और ये दे रखा है फॉर ऑल एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ठीक है, एफ एक्स हमारे पास ये दे रखा है, देन सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन एफ एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स एच। मीन्स हमसे पूछा हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स का हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो डियर स्टूडेंट देखो, आप एक बात ये ध्यान रखो, कभी भी अगर मुझे सॉल्यूशंस निकालने हैं एफ एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स के, तो आप क्या कर सकते हो, आप क्या करो, सॉल्व कर दो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। यहाँ से जो सॉल्यूशंस आएंगे वही सॉल्यूशन कहाँ से आएंगे, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स के सॉल्यूशन होंगे। मीन्स एफ एक्स हमारे पास कितना दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 दैट इक्वल टू एक्स आ गया। इसको लिख दूंगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से बन जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, और x का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। तो x का जो सॉल्यूशन आया वो कितना आया, 1 आया। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, 1 इज करेक्ट ऑप्शन। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे जो कंसेप्ट लगाया वो क्या कंसेप्ट लगाया था, अगर मान लो एफ एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स दे रखा है, इसके कभी भी अगर आपको सॉल्यूशंस निकालने हैं, इसके सॉल्यूशन किसके इक्विवेलेंट होते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स के इक्विवेलेंट रहेंगे। ठीक है, थोड़ा और आपको यहाँ पे प्रोसेस होना पड़ता है, बट अभी हमें इस प्रॉब्लम में यहाँ जरूरत नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दे रखा है, ए बैग कंटेन 5 बॉल ऑफ अननोन कलर। एक बैग के अंदर कितना है, 5 बॉल है, अननोन कलर की है। ठीक है, ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम इट, एक बॉल को हमने ड्रॉ किया एट रैंडम एंड इज फाउंड टू बी रेड, और इसको हमने कैसा पाया, रेड पाया। देन द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल द बॉल इन द बैग आर रेड, बैग के अंदर सभी बॉल रेड हो, इस बात की मुझे प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है। ठीक है स्टूडेंट, तो क्या एक बैग है उसके अंदर 5 बॉल है, तो एक बैग हमने बना लिया, इसके अंदर क्या आती है, 5 बॉल है। ठीक है, अब हमें नहीं मालूम कितने सारी इसके अंदर रेड बॉल होने वाली है ना, तो उसने बोला है कि ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम एंड इट इज फाउंड टू बी रेड, और ए बैग कंटेन 5 बॉल ऑफ अननोन कलर। तो ऐसा हो सकता है कि बैग के अंदर भाई एक ही रेड बॉल हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि 2 रेड बॉल हो और बाकी 4 बॉल जो अदर कलर की रही होंगी, यहाँ पर 3 बॉल कुछ अदर कलर्स की रही होंगी, या फिर 3 रेड हो सकता है, या फिर 2 रिमेनिंग अलग कलर हो सकते हैं, 4 रेड हो सकती है, या फिर 5 रेड बॉल हो सकती है, और 1 बॉल कुछ अलग कलर का यहाँ पर आ गया, यहाँ पर कोई भी बॉल नहीं रहा ना। ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, मतलब 5 पॉसिबिलिटी हो सकती है हमारे पास में। ठीक है, तो एक ये सारी पॉसिबिलिटी ये रही, तो हमने क्या किया, कुछ इस तरह से बना लिया। अगर मान लो कि जो फर्स्ट पॉसिबिलिटी ये रही है ना, तो हर पॉसिबिलिटी को होने के लिए हर एक पॉसिबिलिटी की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/5 हो जाएगी, 1/5 1/5 1/5 1/5 और 1/5 आ गया। ठीक है, अब आगे उसने बोला है कि जब मान लो ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम एंड इट इज फाउंड टू बी रेड, मतलब वो रेड है ना। तो अभी हमने क्या किया, एक बॉल को ड्रॉ किया। अगर मान लो जब एक रेड बॉल है और 4 अदर बॉल्स हैं, तो रेड बॉल को ड्रॉ होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/5 यहाँ से आ जाएगा। इस वाले केस में अगर 2 रेड है और 3 अदर बॉल है, तो रेड बॉल को ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी कितना आ जाएगा, 2/5 आ जाएगा। अगले वाले केस में रेड बॉल को ड्रॉ करना है, तो रेड बॉल को ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/5। इस केस में रेड बॉल को ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 4/5। इस केस में रेड बॉल को ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो हमसे पूछा हुआ है देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल द बॉल इन द बैग आर रेड, मतलब सभी हमें बॉल जो है वो रेड हो, इस बात की प्रोबेबिलिटी मुझे निकालना है। मतलब ये अपना कैसा हो गया, फेवरेबल केस आ गया, मतलब ये वाला पोर्शन तो चला जाएगा न्यूमरेटर में। ठीक है, और टोटल प्रोबेबिलिटी कितना आ जाएगा, तो यहाँ से आ गया 1/5 इंटू 1, जैसे लिखा, अपॉन में आ जाएगा 1/5 इंटू 1/5 प्लस 1/5 इंटू आ जाएगा 2/5 प्लस 1/5 इंटू 3/5 प्लस 1/5 इंटू 4/5, और इसको मैं लिख देता हूँ
+1 यहाँ पर लिखा ना, तो इसको हमने 1/5 और 5/5 लिख देते हैं ना। ठीक है, अब देखो यहाँ से जब आप इसको सिंप्लीफाई कराओगे, मैं इसे यहाँ लिख देता हूँ 1/5, तो चलो न्यूमरेटर में लिखा हुआ है 1/5। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 यहाँ से आ जाएगा, प्लस का 2 यहाँ से आ गया, +3 यहाँ से आ जाएगा, प्लस का 4 यहाँ से आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा +5 अपॉन में कितना आ जाएगा 25 नीचे आ गया। ठीक है, ये आ गया, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1/5 तो यहाँ आ जाएगा, 25 यहाँ पहुंच गया। इसका जब आप सम निकालोगे तो 5 6/2 हो जाएगा, मतलब इसका सम आ जाएगा 15 आ जाएगा। ठीक है, 5 से कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम्स, और 5 से ये कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स, तो कितना आ जाएगा 1/3 आया। तो मतलब बॉल के अंदर सभी बॉल रेड हो, इस बात की प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा 1/3 रहेगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। अगला प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दे रखा है, सेट ऑफ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ पैराबोला। कि पैराबोला के एक्सिस पे वो सारे पॉइंट्स के बारे में बात कर रहा है, फ्रॉम विच ऑल थ्री नॉर्मल ड्रॉन टू द पैराबोला आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। कि जितने भी सारे जो नॉर्मल ड्रॉ हो रहे हैं सभी के सभी कैसे रियल एंड डिस्टिंक्ट है। तो डियर स्टूडेंट, तो पहले तो अपने इस पॉइंट को याद रखिए, कंसेप्ट क्या है कि मान लो अगर एक पैराबोला y² = 4ax है, ठीक है, और इस पैराबोला पर किसी भी पॉइंट से हमें 3 रियल नॉर्मल अगर मुझे ड्रॉ करने हैं, इट मीन कि जो पॉइंट की जो पोजीशन है, तो h, k पॉइंट मान लेते हैं, तो h, k पॉइंट कैसा होना चाहिए, तो h जो x कोऑर्डिनेट है वो कैसा होना चाहिए, 2a से बड़ा होना चाहिए। 2a इन द सेंस कि फोकस तो यहाँ कहीं आ गए a, 0। ठीक है, a डिस्टेंस तो ये हो गया, a डिस्टेंस अपना थोड़ा और आगे गए, इसके बाद वाला जो रीजन है, तो पॉइंट कहाँ होना चाहिए, इस रीजन में कहीं पर भी लाई कर सकता है। ठीक है, तो 3 नॉर्मल आने के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए, h कैसा होना चाहिए, मस्ट बी ग्रेटर देन 2a होना चाहिए। क्लियर स्टूडेंट, आई होप आपको कंसेप्ट तो क्लियर हो गया। नाउ अकॉर्डिंग द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम में क्या बोला हुआ है कि पैराबोला दे रखा y² माइनस ऑफ 2y। ठीक है, इस टर्म्स को उधर ले गए, 4x यहाँ से आ जाएगा, -5 यहाँ पर आया, तो 1 मैंने यहाँ ऐड करा दिया। ठीक है, तो ये तो बन जाएगा y - 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ आ जाएगा 4x - 4, इसको सिंप्लीफाई कराएंगे, 4 हमने यहाँ कॉमन ले लिया, x - 1 आ गया। ठीक है, तो इसको हमने मान लिया y² = 4a कैपिटल x। कुछ ऐसा एज्यूम कर लिया, इस वाले पार्ट को कैपिटल y, इस वाले पार्ट को कैपिटल x एज्यूम कर लिया। अब पूछा कर्व इस पैराबोला के एक्सिस पर, ये पैराबोला कुछ इस तरह का पैराबोला होगा, दिस इज कैपिटल x एक्सिस और दिस इज कैपिटल y। ठीक है, तो इस पैराबोला पे हमें वो पॉइंट निकालना है जहां पर कैसा होना चाहिए, 3 रियल नॉर्मल आने चाहिए। तो 3 रियल नॉर्मल होने के लिए पॉइंट को कहाँ होना चाहिए, जो फोकस आ रहा है, इसका फोकस कितना आया a, 0, सॉरी a का वैल्यू निकाला 4a = 4ax, तो 4a = तो 4 हो गया, जो a का वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है, तो ये डिस्टेंस जो आ रहा है a, 0 जो आया फोकस, ये डिस्टेंस 1 है, और इतनी डिस्टेंस 1 के बाद में, मतलब 2 डिस्टेंस के बाद में, और एक्सिस पे पॉइंट पूछ रहा है, तो x हमारे पास जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, 2a से बड़ा एक्सिस और 2a, a का वैल्यू तो 1 है और x का वैल्यू कितना है, x - 1 है, तो x कैसा होना चाहिए, 3 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो x 3 से बड़ा होना चाहिए। ठीक, तो हमारे पास में क्या है, सेट ऑफ ऑल द पॉइंट, तो और x इस वाले पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं, तो x ये आ गया, और y कोऑर्डिनेट कितना 0 आ रहा है, कैपिटल Y = 0 हमने लिखा, तो y की वैल्यू कितनी आई 1 आई। तो जो एक्सिस आया पैराबोला का ना, इस पैराबोला का जो एक्सिस है उस पर जो पॉइंट्स हैं, तो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट क्या रहे हैं, मान लो अल्फा, 1 रहा, अल्फा हमारे पास कैसा होना चाहिए, 3 से बड़ा होना चाहिए। क्लियर, तो अभी के हिसाब से हमने तो x, 1, तो वेयर x कैसा होना चाहिए, 3 से बड़ा होना चाहिए। ठीक, x, 1 कहीं और भी नहीं दे रखा है, तो ऑप्शन ए ही अपना कैसा है, करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर स्टूडेंट, तो एक ठीक प्रॉब्लम थी। तो ये प्रॉब्लम क्लास में जब आप कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे होते हो तो आपको पैराबोला में ये प्रॉब्लम कंफर्म कराया भी जाता है ना, तो मतलब ऐसा नहीं कोई अनसीन प्रॉब्लम है, ये आपको बुक्स में देखने को मिलेगी प्रॉब्लम। ओके स्टूडेंट, अगला प्रॉब्लम समझते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 16 में दे रखा है, लेट P बी ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। P कैसा है, एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसका मतलब क्या हो, P का जो डिटरमिनेंट है वो कैसा है, नॉन जीरो है, एंड I + P + T⁻n = 0, वेयर O कैसा दे रखा है, एक नल मैट्रिक्स गिवन है। ठीक है, देन P इनवर्स इज इक्वल टू, तो P इनवर्स किसके इक्वल होगा, तो स्टूडेंट समझो, पहले तो देखो P हमारे पास में कैसा है, एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है,
तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो दैट इम्प्लाइज कि पी का जो डिटरमिनेंट होगा वो कैसा होगा, नॉन जीरो होगा। ठीक है, और कंडीशन क्या दे रखा है, आई प्लस पी स्क्वायर प्लस पी क्यू डॉट डॉट प्लस पी पावर एन इक्वल टू कितना है, नल मैट्रिक्स दे रखा है। तो मैं एक काम ये कर सकता हूँ, अगर डिटरमिनेंट ऑफ पी नॉन सिंगुलर डिटरमिनेंट पी नॉन जीरो होगा ना, तो यहाँ से मैं एक बात बोल सकता हूँ, पी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अगर पी इनवर्स अगर एग्जिस्ट करेगा तो मैं इसको यहाँ मल्टीप्लाई कराएंगे, यहाँ तो बन जाएगा पी इनवर्स, यहाँ पर आ जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको जब सिंप्लीफाई कराएंगे तो ये बन जाएगा पी, जो पी इंटू पी इनवर्स तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा इंटू पी है ना, तो कितना आ जाएगा, पी आ जाएगा। और यहाँ पर आ जाएगा ये पी स्क्वायर और प्लस डॉट डॉट आप चलते जाओगे तो कितना आ जाएगा, पी पावर ऑफ एन माइनस वन दैट इक्वल्स टू जीरो आ गया। ठीक है, हमसे पूछा पी इनवर्स एच, तो पी इनवर्स का जब आप वैल्यू लिखोगे सभी टर्म्स को इस साइड ले जाओगे तो हो जाएगा माइनस ऑफ आई प्लस पी स्क्वायर डॉट डॉट प्लस पी पावर ऑफ एन माइनस वन आ जाएगा। तो जो हमसे पूछा हुआ है पी इनवर्स, तो पी इनवर्स का वैल्यू क्या रहेगा, ये तो हो ही नहीं सकता ना, यहाँ पी पावर एन तक जा रहा है तो ये भी नहीं होगा, और ये वन तो फिर गलत लिखा हुआ है, आई होना चाहिए ना। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट रहेगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आसान सा प्रॉब्लम था। अगला क्वेश्चन समझते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दे रखा है, इफ द मीन ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन इज 50, द 10 ऑब्जर्वेशन है उनका मीन कितना है, 50 है। आगे दे रखा है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द डेविएशंस ऑफ द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द मीन इज कितना दे रखा है, 250 दे रखा है। ठीक है, देन कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ दीज ऑब्जर्वेशन इज, ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ द वेरिएशंस हमसे डिस्कस किया हुआ है। तो स्टूडेंट सॉल्व कैसे करना है, पहले तो आप समझो कि 10 ऑब्जर्वेशन है, तो लेट आपने मान लिया कि ऑब्जर्वेशन हमने ले लिए कि ऑब्जर्वेशन आ गए x1 x2 x3 डॉट डॉट x10, 10 ऑब्जर्वेशन है। इनका जो मीन है वो मीन तो कितना दे रखा है, हमें 50 दे रखा है। ठीक है, आगे उसने बोला चाह रहा है कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द डेविएशंस ऑफ द ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम द मीन। अच्छा, अगर आपको डेविएशंस लिखना है, डेविएशंस अगर मुझे फ्रॉम मीन लिखना है तो डेविएशन फ्रॉम मीन कितना आता है, मॉड ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार हमारे पास में कितना आ गया, मीन आ गया ना। ठीक है, ये आया, तो डेविएशन से हो जाता है। आगे उसने बोला है कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन है ना, जो डेविएशन आए मतलब x1 माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर लिया, x2 माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, ठीक है, x3 माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। ठीक है, ये सम ऑफ स्क्वायर ऑफ मीन डेविएशंस। ठीक है, तो इन सबका जो सम है वो कितना दे रखा है, 250 गिवन है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहां से हम ये कह सकते हैं समेशन ऑफ एक्स आई माइनस ऑफ एक्स बार, इसका होल स्क्वायर, और आई कैसे वेरी कर रहा है 1 से लेकर 10 तक, इसका वैल्यू कितना रखा है, 250 दे रखा है। क्लियर, और हमसे पूछा हुआ कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन पूछा हुआ है। अच्छा, पहले तो आप ये समझो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होता क्या है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन तो ये होता है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन में मीन इनटू 100, ये आता है। इट में मीन तो हमारे पास दे रखा है तो मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट कर लेना चाहिए, और स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आता है, अंडर रूट ऑफ ये होता है समेशन ऑफ एक्स आई माइनस ऑफ एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन में कितना आएगा, एन। ठीक, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, अंडर रूट तो यहाँ आया, समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर कितना दे रखा है, 250 दे रखा है इसकी वैल्यू, तो अपॉन में एन, तो जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है कितने, 10 ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, तो इससे कैंसिल हो जाएगा, 25 का स्क्वायर रूट लिखोगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास ये आ गया। अब मुझे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू तो 5 हो गई, मीन कितना आ रहा है, 50 आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पर ये कितना दे रखा है, ये 100 दे रखा है। ठीक, तो ये कितना कैंसिल हो जाएगा, 2 टाइम्स यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 5 into 2 कराएंगे तो कितना आ गया, 10 आ गया, मतलब 10% है ना। ठीक, तो कितना आ जाएगा, 10 कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कितना परसेंटेज में आता है ना, 10%, तो परसेंटेज नहीं गिवन है, परसेंटेज और होना चाहिए था। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन ना। अगला प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दे रखा है, इफ वेक्टर ए इक्वल्स टू इतना दे रखा है, वेक्टर बी दे रखा है, देन द वैल्यू ऑफ 2a प्लस बी डॉट ऑफ ए क्रॉस बी क्रॉस ऑफ ब्रैकेट ए माइनस ऑफ 3b।
तो ठीक है, हमें इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, इसका वैल्यू क्या आने वाला है। ठीक है स्टूडेंट, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक आसान सा प्रॉब्लम है और ये आपको बुक में भी मिल जाएगा देखने को। तो 2a प्लस बी वेक्टर डॉट में क्या लिखा हुआ है, a क्रॉस बी क्रॉस ऑफ a माइनस ऑफ 3b। ठीक है, ऐसे कुछ लिखा हुआ है। ठीक है स्टूडेंट, अब मुझे करना क्या है, पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अच्छा, इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो मान लेते हैं कि पहले मैंने क्या किया, इसको वेक्टर p मान लेता हूँ। ठीक है, तो ये तो कितना बन जाएगा, 2a प्लस बी वेक्टर तो यहाँ से आ गया, डॉट यहाँ पे लिखा हुआ है तो ये बन जाएगा p क्रॉस a। इसको सिंप्लीफाई किया तो p क्रॉस a तो यहाँ से आ गया। ठीक है, माइनस साइन यहाँ पर आ जाएगा 3 इंटू पी क्रॉस ऑफ b बन जाएगा। ठीक है, और p का जो वैल्यू है, p की वैल्यू को पुट कर देते हैं, 2a माइनस ऑफ b वेक्टर तो यहाँ लिखा हुआ है ही, p का वैल्यू है a क्रॉस ऑफ b और क्रॉस ऑफ a माइनस ऑफ 3 इंटू, तो a क्रॉस b पर ब्रैकेट क्रॉस ऑफ b। ठीक है, ये आ गया। नाउ उसके बाद क्या लिखा हुआ है, उसके बाद जब इसको आप सॉल्व कराओगे, इस ब्रैकेट को जब आप सॉल्व कराओगे, ये तो क्या लिखा हुआ है, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट लिखा हुआ है। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट पे आप इस वाले ब्रैकेट को जैसे सॉल्व करना होता है तो कैसे सॉल्व करते हैं, a क्रॉस ऑफ b क्रॉस c। तो डियर स्टूडेंट को याद रखो, इसका एक फॉर्मूला होता है, पहले आप तो दूर वाले वेक्टर्स का प्रोडक्ट करते हैं, तो a डॉट c इंटू कितना आ जाएगा, b वेक्टर आ जाएगा। फिर माइनस आप क्या कराओगे, पास वाले वेक्टर का डॉट कराओगे, पास वाले वेक्टर का हमने डॉट किया तो a डॉट b आया इंटू रिमेनिंग वेक्टर। ठीक है, ये फॉर्मूला रहता है, तो उसको याद रखने का तरीका समझो। पहले आप क्या कराओगे, दूर वाले वेक्टर का डॉट लोगे और इंटू कराओगे रिमेनिंग वेक्टर से, फिर माइनस साइन, फिर आप पास वाले वेक्टर का डॉट लोगे और मल्टीप्लाई करा दोगे रिमेनिंग वेक्टर से। मतलब पहले आप दूर दूर वालों को मल्टीप्लाई कराओगे, देन आप पास पास वालों को। अच्छा, इसको आप याद रखने के लिए तरीका आप समझो, जैसे नॉर्मली लाइफ में क्या होता है कि जब आप स्कूल वगैरह जाते हो तो आप अपना कोई दोस्त बनाते हो, तो ऑब्वियसली बात है कि आप जब फ्रेंड्स होते हो तो पहले तो क्या है कि आप एक दूसरे को नहीं जान रहे होते हो, मतलब पहले आप एक दूसरे से दूर होते हो, और बाद में जब आप उसे जान जाते हो तो मतलब आप एक दूसरे के मतलब जानने लगे तो एक दूसरे के करीब हो जाते हो, मतलब पास हो जाते हो, है ना। ठीक है, तो इसको याद रखने का तरीका दूर दूर और पास पास। पहले आपको दूर वालों को मल्टीप्लाई करना है, दूर वालों का डॉट लेना है, रिमेनिंग से मल्टीप्लाई करना है, फिर माइनस, फिर पास वालों का डॉट लेना है और रिमेनिंग वाले से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, इस तरह से लिखा ना। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो पहले आप दूर वाले वेक्टर्स का डॉट कराओगे तो यहाँ तो आ जाएगा a डॉट, a यहाँ से आ जाएगा, इनटू में आप रिमेनिंग वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दोगे, माइनस साइन, पास वालों का आप डॉट लोगे तो b डॉट a यहाँ से आ जाएगा और रिमेनिंग वेक्टर से आप मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, ये लिख दिया, माइनस साइन। जब आप दूर वेक्टर का डॉट लोगे तो a डॉट b तो यहाँ से बनेगा और रिमेनिंग वेक्टर से मल्टीप्लाई कराओगे b, और 3 ऑलरेडी लिखा हुआ है ये। फिर आप माइनस आएगा तो माइनस माइनस प्लस कर देते हैं और 3 भी लिख देते हैं, और पास वाले वेक्टर का आप डॉट लोगे तो b डॉट b तो यहाँ बना, इनटू में क्या कराओगे, रिमेनिंग वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, यहाँ तक आ गए अपने। नाउ इस वाले पार्ट को मैं रख कर देता हूँ, अभी हमें जरूरत नहीं है, आप सीख भी गए होंगे, है ना। अब आगे सिंप्लीफाई करते हैं, तो 2a माइनस बी वेक्टर डॉट, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, मॉड ऑफ ए स्क्वायर। अच्छा, मॉड ऑफ ए जब आप यहाँ से निकालोगे तो कितना आ जाएगा, मॉड ऑफ ए तो आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 9 प्लस 1 तो कितना आ गया, 10 आ गया, नीचे कितना लिखा हुआ, रूट 10 लिखा हुआ है, तो कैंसिल हो गया, मॉड ऑफ ए 1 आ रहा है। अच्छा, मॉड ऑफ बी भी कैलकुलेट कर लेते हैं। मॉड ऑफ बी जब आप निकालोगे तो ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 9 प्लस 1 अपॉन में कितना आ जाएगा, रूट 11 लिखा हुआ है, रूट 11 अपॉन रूट 11 तो कितना आ गया, 1 आ गया। तो मॉड ऑफ ए स्क्वायर तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से तो कितना आ गया, वेक्टर बी आ गया। ए डॉट बी और कैलकुलेट कर लेते हैं, ए डॉट बी, इसकी जरूरत पड़ेगी तो मैं ए डॉट बी निकालेंगे, तो आई का आई के साथ मल्टीप्लाई किया आपने, 3 आ गया, जे का जे के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस का 3 आ जाएगा, अपॉन में उस टर्म आ रही है उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, और फाइनली कितना आ गया, 0 आ गया। तो ए डॉट बी तो कितना आ गया, 0 आ गया, तो ये वाला पार्ट भी 0 हो गया और ये वाला पार्ट भी 0 हो गया। ठीक है, बी स्क्वायर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये तो प्लस का 3a बन गया। ठीक है, ऐसा कुछ आया सिंप्लीफाई करने पर। अब मुझे करना क्या है, अब आगे और सिंप्लीफाई करते हैं, अब इसका फिर आगे डॉट लेते हैं, तो 2 टाइम्स ऑफ ए डॉट बी तो यहाँ से आया, फिर आगे जब मल्टीप्लाई कराओगे तो 6 ऑफ ए स्क्वायर, तो वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर बन जाएगा ये। फिर यहाँ से आप कराओगे माइनस बी डॉट बी, तो ये बन जाएगा मॉड ऑफ बी स्क्वायर बन जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, प्लस 3 टाइम्स ऑफ, सॉरी माइनस ऑफ 3 टाइम्स ऑफ ए डॉट बी आ जाएगा। ए डॉट बी तो खुद 0 है तो ये तो हट ही जाएगा, मॉड ऑफ ए स्क्वायर कितना आ रहा है, मॉड ऑफ ए और मॉड ऑफ बी कितना आ रहा है, 1 1 आ रहा है, तो 6 यहाँ से आ गया, माइनस 1 यहाँ से आया, 6 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 5 आ जाएगा। तो स्टूडेंट कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। क्लियर, अगला प्रॉब्लम देखते हैं।
द एरिया बाउंडेड बाई कर्व ए स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू कितना लिखा हुआ एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस ए। ठीक है, एक कर्व ये दे रखा है एंड द एक्स एक्सिस। इस कर्व से मुझे बाउंडेड एरिया फाइंड आउट करना है। तो डियर स्टूडेंट देखो, पहले तो आप इस ग्राफ को, जब आपको एरिया निकालना होता है तो एरिया निकालने से पहले आप क्या करते हो, ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो y इज इक्वल टू कितना दे रखा है, एक्स स्क्वायर दे रखा है और एक्स प्लस ए, और अपॉन में यहाँ क्या है, ए स्क्वायर है। क्या ए स्क्वायर तो कॉन्स्टेंट है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना। तो जब आप इसका डायग्राम बनाओगे तो पॉलिनोमियल लिखा हुआ है। ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना लेते हैं। तो एक्स, इसको जब आपने जीरो पुट कराया, एक्स एक्सिस पे क्या होता है, वाई जीरो होता है, तो वाई की वैल्यू जीरो पुट करा दी तो एक्स की वैल्यू तो जीरो आ गई और एक्स की वैल्यू क्या आ रहा है, माइनस ए आ रहा है। ठीक है, ए के बारे में इसने नहीं बोल रखा है ना, तो ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि माइनस ए, तो मैंने यहाँ दिखा दिया ना, ए पॉजिटिव ले लेते हैं, तो माइनस ए यहाँ कहीं आ जाएगा। ठीक है, जब उसका आप डायग्राम ड्रॉ करोगे तो डायग्राम कुछ ऐसे आएगा, ऐसे कुछ आया, कुछ ऐसे आएगा और कुछ ऐसे ही निकल जाएगा। क्लियर स्टूडेंट, ये इसका डायग्राम बनेगा। अच्छा, इसका आप तरीका भी समझ लो, इसको कैसे आप ध्यान रखोगे। जैसे कभी भी अगर आपसे x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री, आपको इसका डायग्राम कभी आपको ड्रॉ करना रहेगा। कैसे आप ड्रॉ कराओगे, ओरिजिन, तो जो पॉइंट्स आ रहे हैं, 1 पॉइंट आया, 2 पॉइंट आया, 3 पॉइंट आया है ना, ऐसे प्रोडक्ट ऑफ, जैसे लीनियर टर्म्स लिखा हुआ है तो इसको डायग्राम ड्रॉ करना है, जैसे कुछ लिखोगे। आगे अगर प्लस साइन होगा ना, कोफिशिएंट ऑफ एक्स मतलब फाइनली प्लस है, तो आप यहाँ से स्टार्ट कराओगे, 1 से क्रॉस करेगा, फिर 2 पे क्रॉस होके जाएगा, फिर 1 से क्रॉस करना है तो नीचे आना पड़ेगा, फिर ऐसे चला जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, क्लियर आपको ये वाला। अब जैसे मान लो आपको इसी में आपको बताता हूँ, एक्स माइनस वन यहाँ लिखा हुआ है, इंटू एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, इंटू एक्स माइनस थ्री लिखा हुआ है। आपको इसका डायग्राम ड्रॉ करना है। अगेन 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट, तो हमने यहाँ ले लिया। आगे यहाँ से स्टार्ट होगा 3 है ना, तो 3 क्रॉस करके नीचे जाएगा, 3 क्रॉस करके नीचे जाएगा तो फिर 2 पे पहुंचेगा। अब क्या है कि 2 को क्रॉस करके ऊपर नहीं जाना, क्योंकि 2 का स्क्वायर लिखा हुआ, तो स्क्वायर लिखा हुआ तो उसी रीजन में मूव कर जाएगा। ऑड पावर होगा तो नेक्स्ट रीजन में चला जाएगा, मतलब अप एंड डाउन हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लो कि यहाँ ऑड होता है तो ये ऊपर की साइड चला जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे स्क्वायर है तो नीचे की साइड चला जाएगा, इस बात को ध्यान रखना है। फिर क्या करेगा, 1 से क्रॉस करना है तो फिर ऊपर जाना पड़ेगा। अब 1 पे पहुंचा, अब 1 पे देखो पावर ऑड है तो नेक्स्ट रीजन में चला जाएगा, मतलब ऊपर की साइड ही चला जाएगा। कुछ इस तरह से बन जाएगा इसका डायग्राम। क्लियर स्टूडेंट, आई होप आपको इन दो डायग्राम से इसका डायग्राम भी अब आपको क्लियर हो जाएगा, और इन दोनों पॉइंट्स को भी आप ध्यान में रखिए। ठीक है, जहां तक आगे तो हमसे तो क्या पूछा, एरिया पूछना चाह रहा है। ठीक है, तो एरिया आपको निकालना है, तो ये एरिया आ जाएगा। ठीक है, इस कर्व और एक्स एक्सिस के बीच का बाउंडेड एरिया ये है। तो रिक्वायर्ड एरिया जब आपको लिखना रहेगा, तो रिक्वायर्ड एरिया कितना हो जाएगा, माइनस ए टू जीरो आप लिखोगे एफ बाई डॉट डी एक्स। तो बाई का वैल्यू कितना आ रहा है, एक्स स्क्वायर इंटू में लिखा हुआ है एक्स प्लस ए, अपॉन में कितना लिखा हुआ ए स्क्वायर और डी एक्स। ठीक है, कुछ ऐसे आ गया ना, 1 अपॉन ए स्क्वायर को तो हमने बाहर कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर को जब अंदर मल्टीप्लाई कराओगे तो एक्स क्यू बनेगा, एक्स क्यू को इंटीग्रेशन आ जाएगा, एक्स क्यू बाई 3 आ जाएगा। फिर यहाँ पे बनेगा ए एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स क्यू बना, एक्स क्यू का जो इंटीग्रेशन होगा, सॉरी स्टूडेंट, तो एक्स क्यू बनेगा, तो एक्स क्यू का इंटीग्रेशन तो आएगा एक्स पावर 4 अपॉन में 4 आ जाएगा। फिर यहाँ बनेगा ए एक्स स्क्वायर, ए एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आएगा ए एक्स क्यू अपॉन में कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और लिमिट लगा दोगे आप माइनस ए टू जीरो। ठीक है, 1 अपॉन ए स्क्वायर को तो खैर ठीक है मैंने यहाँ लिख लिया, जीरो पुट कराओगे तो सारा जीरो हो जाएगा, फिर माइनस साइन, फिर आप माइनस ए पुट कराओगे तो बनेगा माइनस ऑफ ए पावर 4 अपॉन में 4 आ जाएगा। फिर आप यहाँ ए पुट कराओगे तो माइनस से यहाँ पुट कराया, सॉरी ये तो माइनस से पुट कराएंगे तो प्लस बनेगा, ए पावर 4 अपॉन 4 हो जाएगा। जब आप माइनस से यहाँ पुट कराओगे तो ये बनेगा माइनस ऑफ ए पावर 4 अपॉन में कितना आया, 3 आ जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरह से टर्म आएगा, और इसका जब आप एलसीएम लोगे तो ये बनेगा 3 ए पावर 4 माइनस 4 टाइम्स ऑफ ए पावर 4 बना, मतलब ऊपर तो आ गया, तो इसका फाइनली जब आप सिंप्लीफाई कराओगे ये टर्म बन जाएगा माइनस ऑफ ए पावर 4 अपॉन में 12 आ जाएगा। बाहर एक और माइनस साइन है, तो इसकी वजह से ये हो जाएगा प्लस साइन। ठीक है, और 1 अपॉन ए स्क्वायर है, तो 1 अपॉन ए स्क्वायर से कैंसिल होकर के फाइनली हमारे पास जो आंसर आया वो ए स्क्वायर अपॉन 12 आया। फिर ए स्क्वायर अपॉन 12 यहाँ दे रखा है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। क्लियर ना। अगला प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दे रखा है, द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन। ठीक है, ध्यान से पढ़ो, the denominator of a fraction exceed by the square of the numerator, ठीक है, by 16। मान लो कि हमारे पास एक फंक्शन के बारे में बात कर रहे हैं कि जो डिनोमिनेटर है वो क्या कर रहा है, एक्सीड बाय द स्क्वायर, डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन एक्सीड बाय स्क्वायर
बाय द न्यूमरेटर बाय 16 है ना। मतलब अगर मान लो न्यूमरेटर में अगर x आपने लिया हुआ है तो जो डिनोमिनेटर है वो एक्स स्क्वायर प्लस 16 लिखा हुआ है। ठीक है, ऐसा कुछ लिखा हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू, है ना। देन पूछा लीस्ट वैल्यू ऑफ दिस फ्रैक्शन, मान लो जो फ्रैक्शन को आपने फंक्शन मान लिया और इस फंक्शन का आपसे लीस्ट वैल्यू पूछा हुआ है। तो ठीक है, इसका लीस्ट वैल्यू आपको निकालना है तो आप क्या कराओगे, एफ डैश एक्स निकालोगे। ठीक, अच्छा इसमें एफ डैश एक्स की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी ना स्टूडेंट। आप चाहो तो इसे डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। डायरेक्टली कैसे, आप चाहो तो यहाँ ए एम जी एम लगा सकते हो। तो मैंने इसको ऐसे लिखा एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन ये x प्लस 16 अपॉन x लिख सकते हैं इसको। ठीक है, और आपको मालूम है कि ए एम जी एम की जब हेल्प से आप जब जाओगे तो ये जो पोर्शन रहेगा तो x प्लस 16 अपॉन x जो है, इन दोनों का अर्थमेटिक मीन ये आ गया और ज्योमेट्रिक मीन निकालोगे कितना आ जाएगा, 16 ही आ जाएगा। 16 का स्क्वायर रूट 4 आ जाएगा, 2 को जब मल्टीप्लाई कराओगे तो 8 आ जाएगा। ठीक है, तो इस x प्लस 16 अपॉन x ये तो कैसा आ गया, ग्रेटर देन इक्वल टू x आ गया। और ये कब आया, जब x कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। मतलब ये वाला पोर्शन अगर ग्रेटर देन इक्वल टू अगर 8 है तो एफ एक्स कैसा रहेगा, लेस देन इक्वल टू 1/8 आ जाएगा। तो यहाँ से तो क्या आ गया, एफ एक्स का मैक्सिमम वैल्यू निकल आया, जबकि हमें क्या चाहिए, एफ एक्स का लीस्ट वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो लीस्ट वैल्यू के लिए क्या कराओगे, अच्छा देखो इस रिजल्ट को ध्यान रखो, ये रिजल्ट तो कब आया, जब एक्स पॉजिटिव है। अगर मान लो आपने एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दिया, यहाँ माइनस एक्स बनेगा, यहाँ माइनस 16 अपॉन एक्स हो जाएगा और ग्रेटर देन इक्वल टू 8, और यहाँ बना माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आपने माइनस साइन से मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाएगा एक्स प्लस 16 अपॉन एक्स, और दैट इज लेस देन इक्वल टू कितना आ गया, -8 आ गया। इसको सिंप्लीफाई कराओगे तो एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0 आ गया। मतलब जब एक्स नेगेटिव होगा, इन दैट केस क्या होगा, इसका जो वैल्यू आ रहा है वो कैसा आ रहा है, लेस देन इक्वल टू -8 आ रहा है। तो लेस देन इक्वल टू -8 से जब डिवाइड कराओगे तो एफ एक्स जो होगा वो कैसा होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू -1/8 होगा। इट मीन कि मैं एक पॉइंट पे कह सकता हूँ जो एफ एक्स है का जो मिनिमम वैल्यू है कितना आ रहा है, -1/8 आ जाएगा। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 21। 21 में क्या दे रखा है, द सेंटर ऑफ टू सर्कल C1 एंड C2 ईच ऑफ यूनिट रेडियस आर एट ए डिस्टेंस ऑफ 6 यूनिट फ्रॉम ईच अदर। दोनों एक दूसरे से कितना है, 6 यूनिट की डिस्टेंस पर है। P बी द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर C1 एंड C2। P क्या है, C1 C2 को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट है। और आगे दे रखा है सी बी ए सर्कल टचिंग सर्कल C1 एंड C2 एक्सटर्नली, जो C1 C2 को एक्सटर्नली टच कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक का हम रफ डायग्राम बनाते हैं कि एक सर्कल C1 है, मान लो सर्कल C1 आ गया, दूसरा सर्कल C2 है। ठीक है, इस सर्कल का सेंटर क्या है, C1 था, इस सर्कल का सेंटर है C2, और रेडियस कितना है, 1 है। ठीक है, इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन जो सेगमेंट है वो कितना है, 6 है। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन सर्कल कितना दे रखा है, 6 यूनिट दे रखा है। तो जो डिस्टेंस बिटवीन सर्कल है वो फ्रॉम द सेंटर दे रखा है ना, तो टोटल डिस्टेंस कितना दे रखा है, 6 यूनिट हो गया। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस 6 यूनिट है। और पी क्या है, इन दोनों का मिड पॉइंट है। ठीक है, ये लेंथ 1 दे रखा है, रेडियस 1 है, तो ये लेंथ कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आगे उसने बोला हुआ है एक सर्कल सी है जो इस सर्कल को एक्सटर्नली टच कर रहा है और साथ में वो इस सर्कल को भी एक्सटर्नली टच कर रहा है। ठीक, और ये सर्कल सी है ना, मान लो इसका सेंटर भी सी ले लिया हमने। तो हमसे पूछा हुआ है आगे क्या दे रखा है ना, इसको पढ़ते हैं। इफ ए कॉमन टेंजेंट टू सी वन एंड सी का जो कॉमन टेंजेंट है द पासिंग थ्रू पी, जो वो कहाँ से पास कर रहा है, पी से पास कर रहा है। मान लो कि इस तरह से कॉमन टेंजेंट आप बनाओगे तो पी से पास कर गया। इज आल्सो एक कॉमन टेंजेंट टू C2 एंड सी, तो C2 एंड सी का जो कॉमन टेंजेंट है वो भी कहाँ से पास कर रहा है, पी से पास कर रहा है। ठीक है, यहाँ से हमने कॉमन टेंजेंट लिया, उसको भी हमने पी से पास करा दिया। ठीक है, तो यहाँ तक की बात हमें क्लियर हो गई। तो आगे पूछा हुआ देन रेडियस ऑफ द सर्कल सी, तो सर्कल का रेडियस क्या रहेगा। ठीक है, तो हमें सर्कल का रेडियस निकालना है। तो मान लेते हैं सर्कल का रेडियस कितना है, आर है। ठीक है, अब क्या करेंगे, सेंटर C1 एंड C2 को जब आप ज्वाइन कराओगे तो ये वाली जो लाइन रहेगी वो कहाँ से पास कराएगी, इन दोनों सर्कल के कॉन्टेक्ट पॉइंट से पास करेगी। कैसे कि ये यहाँ पर टेंजेंट है तो इससे परपेंडिकुलर यहाँ सेंटर से पास करेगा, इसका परपेंडिकुलर इसके सेंटर से पास करेगा। मीन्स C1 C2 को ज्वाइन करने वाली लाइन कहाँ से पास करेगी, जहाँ पे दोनों सर्कल टच कर रहे हैं। तो सिमिलरली हम क्या करेंगे, C और C2 को जब ज्वाइन कराएंगे तो ये लाइन कहाँ से पास करेगी, इनके कॉन्टेक्ट पॉइंट से पास करेगी, है ना। ठीक है, यहाँ तक की बात तो मैं क्लियर हो गई। अब ये रेडियस अगर आर है, इसका रेडियस, तो ये लेंथ कितना हो जाएगा,
ये लेंथ r+1 आ गया, यहाँ इसका रेडियस r है और 1 है, तो ये लेंथ भी कितना हो गया, r+1 हो गया। मतलब इस ट्राइंगल को आप ध्यान से देखो तो कैसा ट्राइंगल लिखा हुआ है, आइसोलेस ट्राइंगल लिखा हुआ है। आइसोलेस ट्राइंगल में ये दोनों साइड इक्वल है, ये मिड पॉइंट, अगर इस मिड पॉइंट को आप यहाँ से ज्वाइन कराओगे तो ये एंगल कैसा बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, तो यहाँ तक की हमें बात क्लियर हो गई। अब हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा हुआ है कि इसका रेडियस फाइंड आउट करना है। तो डियर स्टूडेंट, इसका रेडियस आपको निकालना है, तो अब करना क्या रहेगा, आपको इस ज्योमेट्री को देखते हुए आर में एक रिलेशन फाइंड आउट करना है, और जैसे आर में रिलेशन आ जाएगा तो वहां से हम क्या करेंगे, आर का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक, अब देखो रिलेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, इस वाले पॉइंट को समझो। देखो यहाँ पे ये कैसा है, 90 डिग्री है। ठीक है, ये लेंथ हमारे पास कितना लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, ये लेंथ 1 है, तो 90 के सामने वाला हाइपोटेनस हो गया। इट मीन कि ये लेंथ मैं आसानी से लिख सकता हूँ, ये लेंथ कितना आ जाएगा, 3 का स्क्वायर तो 9 हो गया, -1 तो ये कितना आ जाएगा, √8 आ गया। मतलब ये वाला लेंथ तो हमारे पास कितना आ गया, √8 हो गया। क्लियर। अगर मान लो मुझे ये वाली लेंथ भी लिखनी है, इस वाली लेंथ को मैं लिख सकता हूँ बाय यूजिंग दिस ट्राइंगल। इस ट्राइंगल की हेल्प से अगर मैं इस लेंथ को लिखता हूँ तो ये लेंथ कितना आ जाएगा, 90 के सामने वाला ये हाइपोटेनस है, तो ये लेंथ आ जाएगा यूजिंग पाइथागोरस, तो ये हो जाएगा r+1 का होल स्क्वायर। ठीक है, r+1 का होल स्क्वायर माइनस हम क्या कराएंगे, 3 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा, 9 यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो हमारे पास में ये वाली लेंथ भी मालूम चल गई। ठीक, अब मुझे करना क्या है, आर में एक रिलेशन निकालना था। तो देखो आप चाहो तो इस वाले ट्राइंगल की मैं हेल्प लेता हूँ, जो मैं डायग्राम से आपको दिखा देता हूँ, कलर थोड़ा चेंज कर देते हैं। तो इस वाले ट्राइंगल को जो ग्रीन में आपको दिख रहा है ना, ठीक है, तो यहाँ 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है, 90 डिग्री जो बन रहा है तो इसके सामने वाला ये हाइपोटेनस है, तो ये हाइपोटेनस है, तो हम बोल सकते हैं यूजिंग पाइथागोरस कि इस साइड का स्क्वायर और इस साइड का स्क्वायर, मतलब आर का स्क्वायर प्लस साइन, इस साइड का स्क्वायर कितना आ रहा है, ये साइड लेंथ आ रहा है √8, तो इसका स्क्वायर आ जाएगा 8, डेट इक्वल टू कितना आ जाएगा, इस साइड का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर, इसकी स्क्वायरिंग ऊपर कर दी, 2r +1 -9 कितना हो जाएगा, -8 आ जाएगा। ठीक है, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, 8 को उधर लेके आएंगे तो 16 बन जाएगा, डेट इक्वल टू कितना आ गया, 2r आ गया, और r का वैल्यू कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो सर्कल का जो रेडियस है वो कितना आएगा, 8 होगा। क्लियर स्टूडेंट, तो इसका जो आंसर आप लिखोगे कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 में क्या गिवन है, इफ द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन tan ऑफ हाफ इंटू कॉस इनवर्स 2/√5 इज इन द फॉर्म ऑफ a+√b, मतलब इसका जो वैल्यू है कैसा आ रहा है, a+√b के फॉर्म में आ रहा है, वेयर a एंड b आर इंटीजर, देन द वैल्यू ऑफ a+b/b, तो इसका वैल्यू क्या रहेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो डियर स्टूडेंट इस तरह की प्रॉब्लम को जब सॉल्व करते हो तो कैसे सॉल्व करते हैं, कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं एक काम करता हूँ, इस वाले पॉइंट को थीटा अज्यूम कर लेता हूँ। ठीक है, इसको अगर आपने थीटा अज्यूम किया तो ये क्या लिखा हुआ, हाफ ऑफ कॉस इनवर्स 2/√5, कुछ ऐसे आ गया, दैट इक्वल्स टू थीटा। ठीक, जैसे आपने इसको थीटा अज्यूम कर लिया तो इट मीन फाइनली ये टर्म क्या बन गया, tan थीटा बन गया। नहीं सब करना क्या, आपको tan थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करना है ना। उसको जब आप सिंप्लीफाई कराओगे तो उसको तो मैं लिख सकता हूँ cos 2 थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2/√5, कुछ ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, इसको आगे अब सिंप्लीफाई करते हैं, एक काम ये करते हैं, हम इसमें tan थीटा का फॉर्मूला लगा देते हैं, cos थीटा का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ tan ओपन कर देते हैं, तो ये कितना आता है, 1 माइनस ऑफ tan स्क्वायर थीटा अपॉन में कितना आ जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर ऑफ थीटा, दैट इक्वल्स टू कितना लिख दोगे आप, 2/√5। ठीक है, ऐसा लिख सकते हो ना। अब इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं। अब आगे सिंप्लीफाई कैसे करोगे, आप चाहो तो कंपोनेंट में डिविडेंड अप्लाई कर देते हैं। कंपोनेंट डिविडेंड में हमने क्या लगाया, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर लगाया, तो न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर जब लगाओगे तो यहाँ तो आ जाएगा 2, अपॉन में जब लगाएंगे तो न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2 tan स्क्वायर ऑफ थीटा यहाँ आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट, सिमिलरली जब आप यहाँ पर भी अप्लाई कराओगे तो ये बन जाएगा न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, अपॉन में आ जाएगा न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। ठीक है, कुछ इस तरह से आ गया ना, 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, और जो माइनस साइन आ रहा था, माइनस साइन को मैंने इधर मल्टीप्लाई कर दिया और इसका हमने रेसिप्रोकल ले लिया। तो रेसिप्रोकल जब आप लोगे तो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा √5 माइनस 2 आ जाएगा, अपॉन में कितना लिखा हुआ है, 2 प्लस √5 लिखा हुआ है। क्लियर स्टूडेंट ना। अब इसको हम क्या करते हैं, फर्दर और सिंप्लीफाई करते हैं। इसको जब फर्दर सिंप्लीफाई कराओगे तो एक काम हम ये करते हैं, इसको हमने 2 माइनस ऑफ √5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं ना। ठीक है, कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जब इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कराओगे तो नीचे तो बना a+b इंटू a माइनस बी, तो ये बन जाएगा a² माइनस b स्क्वायर, मतलब 4 माइनस 5 के नीचे तो कितना आ गया, -1 आ गया। ठीक है, ऊपर वाले पार्ट को देखो तो क्या लिखा है, 2 माइनस ऑफ √5 लिखा है, माइनस साइन आप यहाँ से कॉमन ले लो तो ये वाला पोर्शन बन जाएगा √5 माइनस 2 का होल स्क्वायर बन जाएगा।
ठीक है, रूट फाइव माइनस टू का होल स्क्वायर, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब इसकी स्क्वायरिंग को आप ओपन कराओगे तो यहाँ से कितना बनेगा, ए स्क्वायर फाइव हो गया, बी स्क्वायर फोर हो जाएगा, तो ए प्लस बी तो कितना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो आ गया नाइन, माइनस में हम क्या लिख देंगे यहाँ से फोर रूट फाइव। ठीक है, कुछ ऐसे आ गया ना। ये तो हमारे पास किसका वैल्यू आ गया, टेन स्क्वायर ऑफ थीटा का वैल्यू आ गया। अब यहाँ से हम टेन थीटा का वैल्यू निकालेंगे, तो टेन थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, नाइन अंडर रूट ऑफ दिस आ जाएगा। अच्छा, इसको भी आप एक बार समझो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, फाइव मैंने यहाँ लिखा, फोर यहाँ पर लिखा हमने, और इसको हम लिख सकते हैं टू इंटू टू रूट फाइव। ठीक है, कुछ ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ आ गया। अब इस वाले पॉइंट को आप समझो, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, रूट फाइव, ये लिखा हुआ है, ये क्या है, टू का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ टू भी आ जाएगा, तो मतलब ये तो कितना लिखा है, अंडर रूट ऑफ रूट फाइव माइनस टू का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक है, और इसको जब आप सिंप्लीफाई कराओगे तो ये कितना बन जाएगा, मॉड ऑफ रूट फाइव माइनस टू आ जाएगा, जब स्क्वायर स्क्वायर रूट लेंगे। जब मॉड के अंदर क्वांटिटी पॉजिटिव है तो मॉड क्या डायरेक्टली ओपन हो जाएगा, तो इट मीन की जो टेन थीटा इज इक्वल टू आया, टेन थीटा इक्वल टू कितना आ गया, रूट फाइव माइनस टू आ गया। मीन्स इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस टू प्लस रूट फाइव, कुछ ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब इससे आप कंपेयर जब कराओगे तो ए का वैल्यू तो कितना हो गया, माइनस टू आ गया, और बी का वैल्यू कितना आ गया, फाइव आ गया, और हमसे पूछा हुआ ए प्लस बी, तो ए प्लस बी अपॉन में बी पूछा हुआ, तो ए प्लस बी तो कितना आ जाएगा, ए प्लस बी तो आ जाएगा थ्री, अपॉन में जब बी निकालोगे तो कितना आ रहा है, फाइव आ रहा है, तो इसका आंसर कितना आ रहा है, थ्री अपॉन फाइव आ रहा है स्टूडेंट, है ना। सब्जेक्टिव न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है तो इसका आंसर थ्री अपॉन फाइव मिस हो सकता है, नॉन इंटीजर इसका आंसर पॉसिबल हो ना। ठीक है, ये इसका आंसर रहेगा, आप चाहो तो थोड़ा बहुत कैलकुलेशन भी चेक कर सकते हो ना। ओके, अगला प्रॉब्लम देखते हैं, 23। 23 में क्या दे रखा है, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस थ्री। ये फंक्शन एफ एक्स दे रखा है, और क्या दे रखा है, एक्स इज ग्रेटर देन टू दे रखा है, जी एक्स बी द वैल्यू ऑफ, जी एक्स बी द इनवर्स ऑफ एफ एक्स। जी एक्स क्या दे रखा है, एफ एक्स का इनवर्स है, मीन्स जी एक्स इज इक्वल टू तो है एफ इनवर्स ऑफ एक्स। देन द वैल्यू ऑफ वन अपॉन जी डैश टू पूछा हुआ है, वेयर एफ एक्स इज इक्वल टू टू, मतलब हमसे इसका वैल्यू हो ना, वेयर जी डैश रिप्रेजेंट द डेरिवेटिव ऑफ जी। तो वन अपॉन जी डैश टू का वैल्यू, वेयर एफ एक्स का वैल्यू कितना आ रहा है, टू आ रहा है। ठीक है, ये फाइंड आउट करना है, तो स्टूडेंट कैसे सोल्व करेंगे, एक काम ये करते हैं कि यहाँ से तो मैं इसको लिख सकता हूँ, एफ ऑफ जी एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। इसको आपने जब डिफ्रेंशिएट कराओगे तो ये बन जाएगा एफ डैश ऑफ जी एक्स इंटू में कितना बनेगा, जी डैश एक्स दैट इक्वल टू कितना आ गया, वन आ गया ना। जी डैश एक्स के अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, वन अपॉन ऑफ एफ डैश ऑफ जी एक्स आ जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ आ गया। अब हमसे पूछा हुआ है वन अपॉन ऑफ जी डैश टू, ठीक है, ये पूछा हुआ है। ठीक है, जी डैश टू निकालते हैं, तो एक्स का वैल्यू हमने टू पुट कर दिया, तो एक्स का वैल्यू जब आप टू पुट कर दोगे तो ये तो क्या बन जाएगा, जी डैश टू, यहाँ आ जाएगा वन अपॉन ऑफ, ये क्या बनेगा, एफ डैश ऑफ जी ऑफ टू, यहाँ पर बन गया। ठीक, यहाँ तक की बात तो क्लियर हो गई। अब आगे पूछा हुआ है वेयर एफ एक्स इज टू। ठीक, तो अब देखो इस बात को आप समझो कि यहाँ से यहाँ अगर आप देखते हो तो ये फंक्शन एफ एक्स लिखा हुआ है, अगर आप इसे इस साइड से देखते हो तो ये फंक्शन क्या लिखा हुआ है, एफ इनवर्स लिखा हुआ है। ठीक है, जिसको हमने क्या नाम दे रखा है, जी नाम दे रखा है ना। अब उसने बोलना चाह रहा है कि वन अपॉन जी डैश टू निकालना है, वेयर एफ एक्स इज टू। यहाँ पर एफ एक्स कैसा आ रहा है, टू आ रहा है, तो एफ एक्स की वैल्यू टू आई। ठीक है, एफ एक्स टू आ रहा है, तो एफ एक्स टू कब हो रहा है, इसके एक्स के करस्पॉन्डिंग, तो एक्स की वैल्यू, एफ एक्स की वैल्यू टू आए तो करस्पॉन्डिंग एक्स क्या रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से आप रिटर्न ट्रायल से निकाल सकते हो, मान लो एक्स इक्वल टू हमने वन पुट कराया, वन पुट करने से तो खैर नहीं बनेगा। ठीक है, टू पुट करते हैं, टू पुट करने से कितना आ जाएगा, यहाँ तो फोर हो जाएगा, टू पुट कराएंगे तो यहाँ पे माइनस एट आएगा, है ना। तो ठीक है, इसका वैल्यू एफ एक्स का वैल्यू टू नहीं आ रहा। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं ना, एफ एक्स इक्वल टू दे रखा है, तो एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस थ्री दैट इक्वल टू हमने टू ले लिया, तो एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस फाइव दैट इक्वल टू जीरो आ गया। इसके फैक्टर जब आप लिखोगे तो कितना आ जाएगा, एक एक्स माइनस वन आ जाएगा, सॉरी एक्स माइनस फाइव और एक्स प्लस वन दैट इक्वल टू जीरो, ये इसके फैक्टर्स आ गए। ठीक है, माइनस फाइव एक्स, ठीक है, यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से एक्स की वैल्यू फाइव आ गई और एक्स की वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस वन आ जाएगा। एक्स की वैल्यू माइनस वन तो लेंगे नहीं क्योंकि एक्स कैसा है, टू से बड़ा है, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टू फाइव आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया। जब एक्स इक्वल टू फाइव है तो एफ एक्स का वैल्यू कितना आ रहा है, टू आ रहा है। ठीक, तो यहाँ से अब ये समझो, अब जो इधर से इधर जब देख रहे तो फंक्शन एफ है, इधर से इधर देख रहे तो फंक्शन कैसा एफ इनवर्स है। मतलब जब क्या है कि जब जी में आपने जब टू का वैल्यू डालोगे, ठीक है, तो एफ इनवर्स ऑफ टू जब आप निकालोगे तो वैल्यू कितना आ रहा है, फाइव आ रहा है, मतलब जी ऑफ टू का वैल्यू कितना आ रहा है, फाइव आया। तो जी ऑफ टू का वैल्यू अगर फाइव आया तो इट मीन कि क्या लिखा हुआ, एफ डैश ऑफ फाइव लिखा हुआ है।
अब एफ डैश ऑफ 5 हमें निकालना है, तो ठीक है हम यहाँ से एफ डैश एक्स निकाल देते हैं। तो एफ डैश एक्स जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये तो आ जाएगा 2x माइनस 4, ठीक है। और एफ डैश 5 आपको लिखना रहेगा तो ये हो जाएगा 10 माइनस 4 और दैट इज 6 आ गया। ये तो कितना आ जाएगा 1/6, ठीक। तो जी डैश टू का वैल्यू ये हो गया और हमें निकालना है 1/जी डैश टू, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। क्लियर आंसर, क्या आंसर आएगा 6 इज आंसर। क्लियर। अगला प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 24 में क्या गिवन है, द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड। हमें करना क्या, 4 लेटर वर्ड बनाने विद और विदाउट मीनिंग दैट कैन बी फॉर्म फ्रॉम द 11 लेटर ऑफ एग्जामिनेशन। मतलब एग्जामिनेशन में कितने लेटर्स है, 11 लेटर्स है। यहाँ से हमें करना क्या, 4 लेटर्स को लेते हुए डिफरेंट वर्ड फॉर्म करना है। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह का प्रॉब्लम जनरली बुक्स में बहुत आपको देखने को मिलेंगी और जेई मेन के एग्जाम में भी ऐसी प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं, ठीक है। तो एग्जामिनेशन, अच्छा इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करते हैं उसका आप तरीका भी समझ लो। हमने पहले क्या लिखा, एग्जामिनेशन वर्ड को लिख लेते हैं TION। ना उसका डिस्क्रिप्शन लिख लेते हैं पहले, 11 इसमें लेटर्स हैं टोटल, ठीक। अब समझते हैं कि इसमें कॉमन लेटर कौन कौन से आ रहे हैं। ई कहीं पर आ रहा है कि ई कहीं नहीं आ रहा, एक्स भी कहीं नहीं आ रहा, ए यहाँ पर रिपीट हो रहा है, ए रिपीट हो रहा है, तो मतलब दो तो इसमें ए आ रहा है। एम कहीं रिपीट हो रहा है कि एम कहीं रिपीट नहीं हो रहा था, ठीक है। जो रिपीट नहीं हो रहा उनको यहाँ लिखते जाते हैं, ई रिपीट नहीं हो रहा, एम रिपीट नहीं हो रहा और एक्स भी रिपीट नहीं हुआ, ठीक है। आई कहीं रिपीट हो रहा है, आई यहाँ पर रिपीट हो रहा है, तो ठीक है आई कितने बार आ रहा है, 2 बार आई आ गया, ठीक। उसके बाद में आई 2 बार रिपीट हो गया, एन भी देखें तो एन भी 2 बार रिपीट हो रहा है ना, एन यहाँ आ रहा है, एन यहाँ आ रहा है, तो 2 बार एन रिपीट हो गया, ठीक। उसके बाद में ए रिपीटेशन हमने लिख ही लिया, एक लेटर हमारे पास टी रह गया और साथ में एक लेटर हमारे पास में क्या रह गया, ओ रह गया। तो 6 लेटर से आ गए, 5 लेटर से हो गए, टोटल हमारे पास कितने लेटर्स हो गए, 11 लेटर्स हो गए, ठीक है। अब क्या कहना चाह रहा है कि 11 लेटर्स में से हमने क्या किया है कि 4 लेटर्स को लेते हुए डिफरेंट वर्ड हमें फॉर्म करने हैं, ठीक है। अब बात ये आती है कि आप जब आप 4 लेटर्स को आप सेलेक्ट करोगे तो डियर स्टूडेंट, कुछ स्टूडेंट करते क्या है, 11 में से 4 का सिलेक्शन करते हैं, इंटू 4 फैक्टोरियल कर देते हैं। एक्चुअली ये वाला जो तरीका है ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया, क्योंकि 11C4 तो आप यहाँ पर अप्लाई कर ही नहीं सकते, क्योंकि 11C4 का मतलब क्या होता है, 11 डिफरेंट ऑब्जेक्ट में से 4 का सिलेक्शन करना, जबकि यहाँ पर 11 डिफरेंट ऑब्जेक्ट नहीं लिखे हुए हैं, इसलिए ये वाला तरीका तो गलत हो जाएगा। क्लियर। तो मुझे करना क्या है, इस तरह प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे करोगे, तो हमेशा एक तरीका समझो, एक टेबल बना लेते हैं। यहाँ पर तो मैं लिखता हूँ केसेस लिखूंगा, केसेस लिखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर हम सिलेक्शन के बारे में बात करते हैं, सिलेक्शन, और यहाँ हम अरेंजमेंट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अब केसेस क्या क्या पॉसिबल हो सकते हैं, आपको 4 लेटर वर्ड बनाना है तो ऐसा हो सकता है कि ऑल डिफरेंट हो, भाई सारे के सारे लेटर डिफरेंट लेटर्स हो, एक पॉसिबिलिटी ये बन सकती है। एक पॉसिबिलिटी ये बन सकती है कि 2 सेम हो और 2 डिफरेंट हो, ठीक है। सेकंड पॉसिबिलिटी ये बन सकती है। थर्ड पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, 2 सेम एक टाइप का हो, 2 सेम क्या हो, अनदर टाइप का हो। सिर्फ और 3 ही पॉसिबिलिटी बन सकती है। 3 सेम बन सकता है क्या, नहीं 3 सेम नहीं बन सकता, 4 सेम भी नहीं बन सकता, मतलब 3 ही केस यहाँ पर बनेंगे, ठीक है। तो सभी केस को हम 1 बाय 1 समझते हैं। तो पहला केस तो क्या है कि ऑल डिफरेंट, ऑल डिफरेंट में समझो 5 लेटर्स तो यहाँ पर है और 3 डिफरेंट लेटर यहाँ पर है, टोटल कितने 8 डिफरेंट लेटर्स हो गए। 8 में से आपने कितनी 4 का सिलेक्शन कर लिया, 8C4 आ गया, ठीक है। और यहाँ उनको हमने अरेंजमेंट करा दिया, 8C4 इंटू 4 फैक्टोरियल आ गया, क्लियर। तो ये अरेंजमेंट हो गया, तो 8 में से हमने क्या किया, 4 लेटर का सिलेक्शन कर लिया, उन चारों को अरेंजमेंट कर दिया, तो इतने से अरेंज कर सकते हैं। अब 2 सेम हो, 2 सेम हो, तो 2 सेम में क्या रहेगा कि या तो दोनों ए ले सकते हो, या दोनों आई ले सकते हो, या दोनों एन ले सकते हो आप, है ना। तो हमने वैसे 3 ग्रुप है ना, 2-2 के, तो 3 ग्रुप में 3 में से मैंने क्या किया, एक ग्रुप का तो सिलेक्शन कर दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, या 2 ए आ गए, या फिर 2 आई आ गए, या फिर 2 एन यहाँ पर आ चुके हैं। अब उसके बाद बचे कितने, 7 लेटर्स बचे हैं, ना कि 5 नहीं, 7 बचे हुए हैं, ठीक है। मतलब 2 ए आपने ले लिए, अब चाहो तो आप एक आई यहाँ से ले सकते हो, एक टी यहाँ से ले सकते हो, मतलब 7 लेटर्स यहाँ बचे हुए। 7 में से आपने क्या किया, 2 का सिलेक्शन यहाँ पर कर लिया, ठीक है। इतना सिलेक्शन हो गया, ये तो नंबर ऑफ सिलेक्शन आ गया ना। अरेंजमेंट करना है तो 3C1 यहाँ से हो जाएगा इंटू 7C2। अब 4 को अरेंजमेंट कराएंगे तो 4 फैक्टोरियल बेस से, इसमें 2 कैसे एक ही टाइप के हैं, तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दोगे, क्लियर, ठीक है। ये पॉइंट भी हमें क्लियर हुआ। अब क्या अगली पॉसिबिलिटी क्या थी, 2 सेम हो सकते हैं एक टाइप के, 2 सेम दूसरे टाइप के, 2 ए हो जाए, 2 आई हो जाए, तो ए आई आई ऐसा हो सकता है। 3 ग्रुप है, 3 में से हमने क्या किया, 2 ग्रुप का सिलेक्शन कर लिया, 3C2 बेस से सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। इनका अरेंजमेंट जब आप कराओगे तो कितना आ जाएगा, 3C2 इंटू कितना आ जाएगा, 4 फैक्टोरियल अपॉन में कितना आ जाएगा, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल आ जाएगा, ठीक है। जितने भी इससे आप अरेंज कर पाओगे उतने हमारे पास क्या बन जाएंगे, टोटल वर्ड्स बनेंगे। तो टोटल जो वर्ड्स आएंगे, टोटल वर्ड्स कितने हो गए, 8C4
इंटू कितना आ जाएगा 4 फैक्टोरियल प्लस 3c1 इंटू 7c2 आ जाएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन में कितना आ जाएगा 2 फैक्टोरियल प्लस 3c2 इंटू कितना आ जाएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट इसको आप सॉल्व कर सकते हो ना, जो सॉल्व करोगे मतलब सॉल्व करने का जो आंसर आएगा वो क्या रहेगा, अपना फाइनल आंसर रहेगा। ठीक है, ये आप सॉल्व कर लेना ना, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25 तो समझते हैं, द वैल्यू ऑफ ए निकालना है फॉर विच बोथ रूट ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन के जो दोनों रूट हैं लाइज बिटवीन 0 एंड 1, 0 और 1 के बीच में लाई करने चाहिए। ठीक है, लाइज बिटवीन 0 एंड 1 विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ ए, है ना, फॉर विच बोथ रूट ऑफ दिस इक्वेशन लाई बिटवीन 0 एंड 1 विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन, तो ए की जो वैल्यू है वो हमेशा किससे बड़ी रहेगी ना, ये पूछा हुआ है उसने। तो डियर स्टूडेंट, तो देखो इस तरह की प्रॉब्लम जैसे जब भी कभी आती है तो आपके दिमाग में हमेशा लोकेशन ऑफ रूट आना चाहिए। तो लोकेशन ऑफ रूट में क्या है कि दोनों रूट्स कैसे होने चाहिए, 0 और 1 के बीच में होने चाहिए। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, लोकेशन ऑफ रूट का फंडा लगा सकते हो, या फिर आप जब लोकेशन ऑफ रूट का फंडा लगा रहे होते हो ना, उससे पहले आप ये देखो भाई ऐसा तो नहीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोई आसान सी इक्वेशन हो, वो पहले ही कुछ सॉल्व हो जा रहा हो, उसका जो आसानी से प्रॉब्लम को मैनेज कर पाए। जैसे आप इस वाली क्वाड्रेटिक को अगर आप देखो ध्यान से कि एक्स स्क्वायर को अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूं, एक्स स्क्वायर तो यहाँ आ गया, इसको देखो तो ये क्या लिखा हुआ ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर यहाँ लिखा हुआ है, 2ax यहाँ लिखा हुआ है, माइनस 1 इक्वल टू 0, मीन्स एक्स स्क्वायर तो मैंने यहाँ लिखा, इस यहाँ से माइनस साइन जब आप कॉमन ले लोगे तो ये बनेगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2ax और प्लस 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। इट मीन कि इसको तो मैं लिख सकता हूँ सॉरी, एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 हमने यहाँ लिख लिया। अच्छा, इसको तो फैक्टर आप कर दोगे कितना आ जाएगा ए प्लस बी, एक ये आ जाएगा, दूसरा कितना आ जाएगा ए माइनस बी। ठीक, ये इसके फैक्टर्स आएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ना। यहाँ से देखो आप एक्स कॉमन, जब आप एक्स की वैल्यूज निकालोगे तो यहाँ से एक्स की वैल्यूज तो कितनी आ जाएगी, इस वाले ब्रैकेट से 1 को इधर भेज दिया, ए प्लस 1 से आपने डिवाइड कर दिया, तो एक तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 1 अपॉन ए प्लस 1 आ गया, और दूसरा फिर एक्स की वैल्यू आप यहाँ से निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 1 को इधर आपने भेजा तो एक्स का वैल्यू तो हो गया -1। ठीक है, एक्स यहाँ से कॉमन ले ले तो 1 माइनस ए आ गया, तो यहाँ से 1 माइनस से आपने डिवाइड कर दिया, मतलब एक सेकंड वैल्यू कितना आ गया 1 अपॉन ए माइनस 1 आ गया। ठीक है, ये एक्स की वैल्यू आ गई, मतलब दो रूट जो है वो दोनों रूट ये आ गए। अब अकॉर्डिंग द प्रॉब्लम क्या कहना चाह रहा है कि 1 अपॉन ए प्लस 1 जो लिखा हुआ है ये कैसा होना चाहिए, 0 और 1 के बीच में होना चाहिए, एंड जो दूसरा रूट है 1 अपॉन ऑफ ए माइनस 1 ये भी कैसा होना चाहिए, 0 और 1 के बीच में होना चाहिए। तो ठीक है, दो इनक्वालिटी आ गई, दोनों इनक्वालिटी को अलग अलग सॉल्व करोगे, ये भी होना चाहिए एंड ये भी होना चाहिए, तो दोनों का आप क्या ले लोगे बाद में, इंटरसेक्शन ले लोगे। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं इस इनक्वालिटी को। इस इनक्वालिटी को सॉल्व कैसे करते हैं, आप दो पार्ट में ब्रेक करके। पहला इनक्वालिटी तो कह रहा है कि 1 अपॉन ऑफ ए प्लस 1 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, इसका सॉल्यूशन तो आगे ए कैसा होना चाहिए, -1 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, सेकंड इनक्वालिटी इस वाले पार्ट को जब आप ब्रेक कराओगे तो मीन 1 अपॉन ऑफ ए प्लस 1 कैसा होना चाहिए, 1 से छोटा होना चाहिए। तो आपने जब एलसीएम लिया तो 1 अपॉन ए प्लस 1, 1 को इधर ले गए -1 ऐसा लेस देन 0। अब आप एलसीएम ले रहे हो ना, एलसीएम लेंगे तो ऊपर तो आ जाएगा माइनस का ए, या माइनस का 1 बनेगा और प्लस का 1 ये तो कैंसिल हो जाएगा, और नीचे आ जाएगा ए प्लस 1 लेस देन 0 आ गया। ठीक है, इसको जब आप सिंप्लीफाई कराओगे तो माइनस साइन से जब मल्टीप्लाई करा दोगे ये वाला पोर्शन तो बन जाएगा, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ ए इंटू और ए अपॉन ए प्लस 1 कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इस इनक्वालिटी को जब आप सॉल्व कराओगे तो ए कैसा होना चाहिए, -1 छोटा होना चाहिए, या फिर ए 0 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, ये रहा ना, इस वाले पार्ट को हमने जब सॉल्व किया था तो ये रिजल्ट आया। अब क्या है कि ये भी होना चाहिए एंड ये भी होना चाहिए, दोनों होने चाहिए। तो इसका और इसका जब इंटरसेक्शन लोगे तो ये कह रहा है -1 से छोटा होना चाहिए या फिर 0 से बड़ा, और ये कह रहा है -1 से बड़ा होना चाहिए। दोनों में जो कॉमन पार्ट आएगा कैसा आएगा, ए 0 से बड़ा होना चाहिए। देखो समझ सकते हो आप, -1 और 0 हमने यहाँ लिखा, ये कह रहा है -1 से छोटा होना चाहिए या फिर 0 से बड़ा होना चाहिए, दूसरा कह रहा है -1 से बड़ा होना चाहिए। दोनों में कॉमन पार्ट क्या है, ए कैसा होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, इस इनक्वालिटी का तो ये सॉल्यूशन आ गया। ठीक, अब सेकंड वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं। यहाँ से तो क्या दो पार्ट में ब्रेक करके सॉल्व कराओगे इसको, कि 1 अपॉन ऑफ ए माइनस 1 0 से बड़ा होना चाहिए एंड 1 अपॉन ऑफ ए माइनस 1 कैसा होना चाहिए, 1 से छोटा होना चाहिए। इसको जब आप सॉल्व कराओगे तो ए कैसा होना चाहिए, 1 से बड़ा होना चाहिए। ठीक, यहाँ पर जब आप इसको सॉल्व कराओगे 1 अपॉन ए माइनस 1 तो जैसे लिख दिया हमने लेस देन 0 ना। अब इसका आपने एलसीएम लिया तो ये तो बनेगा 1 माइनस ए, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस प्लस 1 आ जाएगा, तो ऊपर तो आ जाएगा 2 माइनस ऑफ ए
अपॉन में कितना आएगा, a माइनस वन आ जाएगा, और ये कैसा होना चाहिए, 0 से छोटा होना चाहिए। ठीक, अब आप यहाँ से माइनस साइन कॉमन लोगे, माइनस साइन से मल्टीप्लाई कराएंगे तो इनक्वालिटी का साइन बदल जाएगा, मतलब ये कुछ ऐसा बन जाएगा a माइनस टू अपॉन में a माइनस वन। ठीक है, दैट मस्ट भी कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इसको जब आप सॉल्व कराओगे a 1 से छोटा होना चाहिए, या फिर a कैसा होना चाहिए, 2 से बड़ा होना चाहिए। इस इनक्वालिटी का ये सॉल्यूशन है। ये कह रहा है a 1 से बड़ा होना चाहिए, तो फाइनली जब दोनों का इंटरसेक्शन आप लोगे तो इसका जो सॉल्यूशन आ रहा है, तो स्टूडेंट कितना आ रहा है, a कैसा होना चाहिए, 2 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, अकॉर्डिंग दैट ए 2 से बड़ा होना चाहिए और ये कह रहा है कि ए 0 से बड़ा होना चाहिए। अब फाइनली हमें क्या चाहिए, इन दोनों का इंटरसेक्शन चाहिए। इन दोनों का इंटरसेक्शन चाहिए तो फाइनली हमारे पास जो रिजल्ट आया वो कौन सा है, ए कैसा होना चाहिए, 2 से बड़ा होना चाहिए। ठीक, ये रिजल्ट आ रहा है। तो आगे पूछा गया, द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच बोथ द रूट ऑफ दिस इक्वेशन विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन, ऑलवेज किससे बड़ा रहेगा, तो ये वैल्यू ऑलवेज 2 से बड़ी रहेगी। ठीक है, तो क्या ऑप्शन, क्या इसका आंसर आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 2। क्लियर स्टूडेंट, आई होप आपको ये प्रॉब्लम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसमें कुछ कुछ इनक्वालिटीज का यूज किया हुआ था मैंने, जिन स्टूडेंट्स को इनक्वालिटीज नहीं आता है वो इनक्वालिटीज को अच्छे ढंग से प्रैक्टिस करो ना। ठीक स्टूडेंट, आई होप आपको इसका सॉल्यूशन क्लियर है। ठीक है, और इसका, इस पेपर का जो पीडीएफ फाइल है मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो वहां से आप जाकर के इसको डाउनलोड जरूर करिए और सभी प्रॉब्लम्स को आप ट्राई करिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।